दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आए हो आप बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज का रिवीजन की शुरुआत करते हैं। अंडर मिशन संभव टॉपिक रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो रेडी, चलो। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में 2 मिनट आगे बढ़ने के पहले और रिवीजन स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बातें बता दूं। बेटा, ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आज के आप रिवीजन देख लेते हो और जो मैंने कहा वो फॉलो कर लेते हो तो साथ साथ में रिवीजन के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन कर लिया तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। रेगुलर मैथ जहां जहां मैंने बोला है बस उतना ही पोर्शन अच्छे से कवर कर लेना। दूसरा, आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये जो है चार्ट बुक हमें कहाँ मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने लिंक दी है, वहाँ पे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा अमेंडमेंट से रिलेटेड। ओके, साथ साथ में ये जो मैंने चार्ट बुक रिवीजन ली है इसके चार्ट बुक की पीडीएफ भी वहाँ पे दी है। लेकिन अगर आपको फिजिकल कॉपी लेना है तो आप हमारे वेबसाइट पे vsmartacademy.com से उसका ऑर्डर दे सकते हो। चलिए, अब मैं आपको ये कह दूं कि ये जो हमारा रिवीजन सेशन है ये लेक्चर 06 है ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई। तो क्या सर हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं? हाँ बेटा, आपके जो 5 लेक्चर्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो रिवीजन के 5 लेक्चर जिसमें हमने रियली बहुत अच्छे से रिवीजन की, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा शेड्यूल। ओके, यहाँ पे अरे हाँ, ये थोड़ा शेड्यूल आपको मैं बता देता हूँ। ओके, लेक्चर 01 सप्लाई बहुत अच्छे से रिवाइज किया। 2 वैल्यू ऑफ सप्लाई वो भी हमारा अच्छे से कवर हो गया। आईटीसी पार्ट ए और आईटीसी पार्ट बी इन डेप्थ मैंने रिवाइज किया हुआ है। यानी मैं ये कहूँगा आपको कि अगर ये देख लोगे आईटीसी पार्ट 1 2 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पे आ सकते हो और अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतने अच्छे से मैंने रिवाइज कर दिया है। ओके, रेगुलर मैथ जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगी पढ़ लेना, अदरवाइज आपका रिविजन से भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और उसके बाद में आरसीएम इश्यू, क्या बात है यार, ये देखो। ओके, आरसीएम कैसे मैंने यहाँ पे अराउंड 1 आवर कुछ मिनट्स पे मैंने खत्म कर दिया ईसीओ के साथ। और आज का टॉपिक रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो सप्लाई डन, वैल्यू ऑफ सप्लाई डन, आईटीसी पार्ट ए पार्ट बी डन, और यहाँ पे आरसीएम इश्यू डन। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये सारी अपडेट्स आपको यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे मिलेगी। तो देर की इस बात की, फटाफट सब्सक्राइब करो। ओके, और पहले वाले लेक्चर्स भी देखो जो जो आपको आपके शेड्यूल में होगा। और जिस सीक्वेंस में मैं यहाँ लेक्चर्स दे रहा हूँ वैसे चैप्टर सिलेक्ट करो। ये मैंने एबीसी एनालिसिस पे यहाँ पे चैप्टर का सिलेक्शन किया है। तो अगर इस सीक्वेंस में करोगे तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले हो जाएंगे। ओके, जिस पे ज़्यादा मार्क का पूछा जाता है, और धीरे धीरे आगे हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। डन 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 डन। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये रिवीजन के लिए आप अपना जो टाइम है, ओके, रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन से फटाफट आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाओगे। तो जो आपका टाइम है इवनिंग का खाना खाने का, या जो टाइम है ऐसा कि जब सुबह से शाम तक आप पढ़ चुके हो लेकिन अब पढ़ने की इच्छा है लेकिन बुक्स पकड़ने की इच्छा नहीं है, तब रिवीजन कर लो। ओके, या रात को सोने के पहले रिवीजन कर लो, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वो भी आपको कनेक्ट हो जाना है। सारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिसोर्स मटेरियल या मेरे वीडियोस या मेरी कमेंट्स उसके ऊपर आती रहेगी, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगी। तो टेलीग्राम लिंक वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और उसके बाद में रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट, अमेंडमेंट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो अमेंडमेंट जरूर देखिएगा। और ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको यही कहूँगा कि इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स पहले देख लेना। ओके, और फिर ये रिवीजन करना, तो आपका कॉम्प्रहेंसिव सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अमेंडमेंट्स आपको लेक्चर 02 में ये चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट कौन से टाइम पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और भाई साहब, इस बार का रिजल्ट आप बदल दोगे। तो चलिए देखते हैं रिवीजन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई। रेडी, चलो चलो बेटा, आ जाओ अब प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, उसके बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे ली है। नाउ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशंस हम क्यों देख रहे हैं? तो ये देख रहे हैं इसलिए क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए कि आपका ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट है क्या। अगर एक्सपोर्ट होगा तो जेड के बेनिफिट मिलेंगे, यानी जीरो रेट सप्लाई के बेनिफिट मिलेंगे। और अगर आपका ट्रांजेक्शन इंपोर्ट का होगा तो वो केस में सर्विस होगी तो रिवर्स चार्ज में टैक्स आएगा, और गुड्स होगा तो कस्टम्स एक्ट में जीएसटी लगाया जाएगा। कस्टम्स एक्ट में आईजीएसटी लगाया जाएगा इन द नेम ऑफ एसीडी। नाउ अब आते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में। ये टोटल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में ये 5 क्यूमुलेटिव कंडीशंस आपको लर्न कर लेना है। ये बिल्कुल क्लियरली लर्न कर लेना है। पहला, लोकेशन ऑफ सप्लायर गुड्स इन इंडिया।
मतलब सप्लायर इंडिया का होना चाहिए। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट आउटसाइड का इंडिया का होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, मतलब यहाँ पे सप्लायर इंडिया का, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का, और आपका पीओएस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ओके, पीओएस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट कंडीशन, अमाउंट रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज और रुपीज इफ अलाउड बाय आरबीआई। वैसे तो पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में ही आना चाहिए, लेकिन रुपीज में अलाउड हो सकता है, आरबीआई परमिट करती है तो। अच्छा, एक्सपोर्ट में पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आएगा तो ही हम आगे जेआरएस का बेनिफिट देंगे आपको। तो जेआरएस का बेनिफिट मिलने के लिए पहले वो डेफिनेशन में आना चाहिए, और ये डेफिनेशन में आने के बाद यहाँ पे उसको जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट दिया जाएगा, और वो केस में आपको रिफंड्स भी मिल जाएंगे। तो ये था रिगार्डिंग टू अमाउंट रिसीव्ड। एंड नेक्स्ट, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट डीडीपी, मतलब ओन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये पांचों क्यूमुलेटिव कंडीशंस फुलफिल होती है तो वो सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, रुपीज में, रुपीज अलाउड बाय आरबीआई। अब आरबीआई कहाँ अलाउ करती है, तो एक जस्ट सर्कुलर आपके रेफरेंस के लिए लिया, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अगर रुपीज में आ रहा है और स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ यहाँ पे करस्पॉन्डेंट बैंक में आ रहा होगा तो वो अलाउड है, वो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में या रुपीज परमिटेड बाय आरबीआई में माना जाएगा। तो ये आपको वेस्ट्रो अकाउंट में आना चाहिए, बस इतना, ये अंडरलाइन कर लो, इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेक्शन 16 ऑफ जेआरएस कहता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो अंडर बॉन्ड विदाउट जीएसटी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और आपको आईटीसी के रिफंड में मिलते हैं रूल 89(4) में। तो व्हाट डू मीन बाय एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट में यहाँ पे बहुत ही सिंपल कंडीशन है, गुड्स आर टेकन टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, बस इतनी कंडीशन है। तो अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये दो डेफिनेशन को कंपेयर करूं, तो कंपैरिजन में मेरे सामने आ क्या रहा है, यहाँ पे सर्विस के लिए 5 कंडीशंस हैं। एक्सपोर्ट मतलब ऐसा होगा तो ही एक्सपोर्ट माना जाएगा। गुड्स के लिए सिंपल है, जो कस्टम लाइक डेफिनेशन है, गुड्स आर टेकन टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसे एक्सपोर्ट कहा जाएगा। नोट, no such condition of receipt of convertible foreign exchange, only requirement is that goods are taken out of India। ये नोट्स का क्या इंपॉर्टेंट है कि पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आएगा तो ही एक्सपोर्ट बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। बस फिजिकली वो इंडिया के बाहर जाना चाहिए, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होना चाहिए, बट सर्विस में वो कंडीशन है, सर्विस में पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आना जरूरी है। नाउ उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में अगर आप देखो तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो उस पर भी जीएसटी आता है, लेकिन वो एसीडी एडिशनल कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी के फॉर्म में लगता है। ओके, तो वो कस्टम एक्ट के थ्रू होता है, इसलिए ये चैप्टर में ओके इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन बस इतने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर में एक प्रोविजन है जिसने कहा कि कस्टम एक्ट के हिसाब से एसीडी लगेगा, मींस ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ओके, सिंपल वे में डेफिनेशन है कि फिजिकली गुड्स इंडिया में लाया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तो उसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोला जाएगा। उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपॉर्टेंट भाई, ये डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा और यहाँ स्पेस होगा तो आप मेरे साथ स्क्रिबल कर सकते हो। ओके, सेक्शन 71(b), सेक्शन 71(b) में पढ़ा था कि अगर इंपोर्ट सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगी, इंपोर्ट सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगी तो वो सप्लाई माना जाएगा वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद में पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, तो पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 भी कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन होगी और वो डीडीपी से होगा या आपके रिलेटेड से होगा और आउटसाइड इंडिया से बिजनेस पर्पस के लिए आ रहा होगा तो फ्री भी होगा तो भी इंपोर्ट सर्विस यहाँ पे सप्लाई माना जाएगा। और उसके बाद आरसीएम का एक कंसेप्ट था, अगर सप्लायर इंडिया के बाहर है और रिसिपिएंट इंडिया में और सर्विस इंपोर्ट करती है तो आरसीएम लगता है। तो ये 3 प्रोविजन इंपोर्ट सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये तीनों की एप्लीकेबिलिटी कब होगी, ओके ये तीनों की एप्लीकेबिलिटी कब होगी, ये तीनों की एप्लीकेबिलिटी तभी होगी जब ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस में वो डेफिनेशन आती है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस में वो डेफिनेशन आती है मतलब क्या, तो सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब आपका सप्लायर बाहर का होना चाहिए, रिसिपिएंट लोकेटेड इंडिया तो सप्लायर बाहर का होना चाहिए, रिसिपिएंट इंडिया का होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पीओएस एज पर फॉलोइंग रूल्स एंड आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होना चाहिए तो उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाएगा। तो इस तरह से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस खत्म हुई। सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7 ऑफ सप्लाई था और यहाँ सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट कब बोला जाएगा, ओके इंटरस्टेट कब बोला जाएगा, सेक्शन 8 यहाँ पे इंट्रास्टेट। देखो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी मैंने बना के रखी है, अगर आप देखोगे तो सेक्शन भी इससे थोड़े बहुत लर्न हो जाते हैं। सेक्शन 7 इंटरस्टेट कहता है, सेक्शन 8 इंट्रास्टेट कहता है
और सेक्शन 9 ओके यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर से रिलेटेड पीओएस और एलओएस कैसे फिक्स करने चाहिए। अगर आपने ये ध्यान से पढ़ लिया तो डन, ठीक है। तो थोड़ा अब इंटरस्टेट कब कहते हैं, इंटरस्टेट में इन्होंने 5 सब सेक्शन लिए, 7(1), 7(2), 7(3), 7(4) एंड 7(5 ऐसे 5 सब सेक्शन कवर किए हैं। तो ये जो 7(1) और 7(2) है ये गुड्स के लिए है, ओके ये गुड्स के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स कहा। कनेक्टिविटी देखो, अगर थोड़ा भी आप ध्यान देते हो ना तो मेरे चार्ट बहुत हेल्प करेंगे। और 7(3), 7(4) यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए होता है। सर सेक्शन याद रखें, याद रह जाए तो अच्छी बात। और 7(5) जो है वो कॉमन है, वो कॉमन गुड्स और सर्विसेज के लिए है, ठीक है। तो चलिए अब 7(1) क्या कहता है, गुड्स के लिए इंटरस्टेट कब बोला जाएगा, एलओएस और पीओएस। मतलब आपको जब भी इंटरस्टेट फिक्स करना है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट, और स्टेट और यूटी टू यूटी होगा तो ही वो इंटरस्टेट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा स्टेट ऑफ गुजरात, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई ये स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई अदर स्टेट में है, या डिफरेंट यूटीज में है, स्टेट यूटी में है तो इंटरस्टेट बोला जाएगा, ओके। और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का सेक्शन 10 के हिसाब से हम फिक्स करेंगे। यानी ये सवाल आता है कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स होगा, तो हम नीचे सेक्शन 10 के हिसाब से फिक्स करेंगे, ठीक है। अब ये तो गुड्स का हुआ। दूसरा सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, प्रिंसिपल वही, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट और यूटी टू यूटी होगा तो ये सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट माना जाएगा। तो जहां तक गुड्स के प्रिंसिपल देखे या जहां तक सर्विस के प्रिंसिपल्स देखे, दोनों के प्रिंसिपल एक जैसे हैं, ठीक है। बस उन्होंने सेक्शन अलग अलग किया है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज डिफाइंड इन सेक्शन 215, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस होगा तो 12। डिफरेंशिएट करने लायक बात क्या है यहाँ पे, गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई 10 से फिक्स करोगे और सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 से फिक्स करोगे। जब यहाँ पे इंटरस्टेट होगा, यहाँ पे इंटरस्टेट होगा और यहाँ पे इंटरस्टेट होगा, तो दोनों जगह इंटरस्टेट होगा तो ये जो है विद इन इंडिया, स्टेट टू इट, तो 10 और 12 से प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होगा। तो ये वाला पार्ट हमने देखा कि ट्रांजेक्शन्स तुम्हारे अगर इंडिया में होते हैं, ओके, तो इंटरस्टेट कब बोला जाएगा। अब ये वाला पार्ट मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये चार्ट में थोड़ा लॉजिक समझ लो। ये वाला चार्ट में इसलिए, ये वाला टेबल इसलिए ले रहा हूँ 7(2) और 7(4) कि अगर आपके इंपोर्ट ट्रांजेक्शन हुए, ओके, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका क्या स्टेटस रहेगा जीएसटी में। तो अगर आपने, क्योंकि हम गुड्स के कॉलम में है, तो अगर आपने यहाँ पे गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा, मतलब उसने कस्टम फ्रंटियर क्रॉस कर दिया होगा, तो यस इंपोर्ट गुड्स मींस ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। आईजीएसटी लगेगा, कौन से फॉर्म में लगेगा, एसीडी 37 फॉर्म में लगेगा। वैल्यू एज पर प्रोविजन ऑफ कस्टम्स एक्ट, और प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, ये लोकेशन ऑफ इंपोर्टर सेक्शन 11 से फिक्स किया जाएगा। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, IGST on imported goods being supplied online money gaming shall be levied and collected under section 5(1) and not as per section 12, not as per section 12 of the Customs Act। मतलब क्या, मतलब जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट हुआ, ये सुनना, जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट हुआ तो आपको जीएसटी लॉ से ज्यादा कस्टम्स लॉ लगाना है और कस्टम्स के हिसाब से आपको एसीडी कैलकुलेट करना है। लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग फिजिकली नहीं आती है, पर ऑनलाइन मनी गेमिंग है तो एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम, ओके, ये एक्शनेबल क्लेम है और ये जो है गुड्स के डेफिनेशन में आता है, ये गुड्स के डेफिनेशन में आता है, पर ये तो फिजिकली आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन ऐप पे खेल रहे हो। तो वो केस में उसका जो आईजीएसटी है वो कस्टम एक्ट से नहीं लगेगा, उसका आईजीएसटी जो है, ओके, वो सेक्शन 5(1) ऑफ आईजीएसटी एक्ट, एंड मतलब इट इज गवर्न बाय जीएसटी लॉ एंड नॉट बाय कस्टम्स लॉ। ये एक एक्सेप्शन याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह आया तो आ पाएगा, ठीक है। तो ये तो था इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड, क्लियर। नाउ उसके बाद में सप्लाई ऑफ सर्विस इंपोर्टेड, यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो अब वो भी इंटरस्टेट बोली जाएगी। तो यहाँ पे इसको भी हम इंटरस्टेट मानेंगे और ये भी इंटरस्टेट मानेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो ये भी इंटरस्टेट है, ये भी इंटरस्टेट है, और सर्विस इंपोर्ट होती है तो ये भी इंटरस्टेट है। भाई सर्विस इंपोर्ट होती है तो इसका डेफिनेशन कहाँ पे है, तो जो अभी हमने ऊपर देखा, कब बोला जाएगा सर्विस इंपोर्टर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस जो है यहाँ पे, सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इन इंडिया, और वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, ओके। उसके बाद में प्लेस, अगर इंपोर्ट सर्विस होगा तो इसका प्लेस ऑफ डिटरमाइन करने के लिए, पीओएस डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 13 का हेल्प लिया जाएगा, ओके। इफ सप्लायर इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड रिसिपिएंट इन टैक्सेबल टेरिटरी देन आईजीएसटी इज पेबल अंडर रिवर चार्ज, ये केस में रिवर चार्ज लगता है। ओआईडीएआर सर्विस उसका एक्सेप्शन है, और वैल्यूएशन इंपोर्ट सर्विस का सेक्शन 15 से होता है। सर ये पॉइंट्स आप क्या डिफरेंशिएट करोगे इससे,
अगर गुड्स इंपोर्ट होता है तो कस्टम लगेगा, वैल्यूएशन एज पर कस्टम्स एक्ट होगा। लेकिन सर्विस इंपोर्ट होती है तो यहाँ पे जीएसटी लॉ अप्लीकेबल होगा और वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 15(1), 15(2) एंड 15(3), वैल्यूएशन का डिस्कशन याद आ रहा है तो उसके हिसाब से लगेगा। दूसरा, ओके, यहाँ पे गुड्स इंपोर्ट होता है तो इंपोर्टर कस्टम लॉ के हिसाब से यहाँ पे आईजीएसटी देता है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है। दूसरा, गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 11 से होगा और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 से होगा। तो इस तरह से कनेक्टिविटी हमारी लगी। डन। तो चलो, तो यहाँ पे हमने पहले इंडिया में ट्रांजैक्शन कब इंटरस्टेट बोला जाएगा, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को उन्होंने इंटरस्टेट का यहाँ पे बेनिफिट दिया और बहुत अच्छा एनालिसिस लोगों ने किया है। उसके बाद में नेक्स्ट, सप्लाई आउटसाइड इंडिया। अभी तक हम ये जो पढ़ रहे थे ये इंपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे और आपके फटाफट सारे पॉइंट्स समराइज वे में अच्छे से कवर हो गए। उसके बाद में 7.5, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। ओके दोस्तों सुन लेना कि ये एक तरह का यहाँ पे उन्होंने एक्सपोर्ट वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंटरस्टेट कब बोला जाएगा, सेक्शन 5 में, यहाँ अगर आपको लिखना है तो स्क्रिबल कर सकते हो, इंटरस्टेट कब बोला जाएगा। आपका अगर गुड्स हो या सर्विस हो, अगर सप्लायर, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में 7.5 में वो इंटरस्टेट बोल दिया जाएगा। अगर आप टू और बाय एसईजेड, दोनों आप एसईजेड को देते हो या एसईजेड इंडिया में क्लियर करता है, डेवलपर हो या एसईजेड यूनिट हो और ऑथराइज ऑपरेशन के लिए एसईजेड को दिया जा रहा है, तो वो केस में उस पर को उसको भी इंटरस्टेट बोला जाएगा। ओके, और इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग अ इंट्रास्टेट सप्लाई और नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन दिस सेक्शन, या फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका जो सप्लाई हुआ है वो सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में हुआ है लेकिन वो कहीं पे कवर नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो यहाँ कवर नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं पे कवर नहीं हो रहा है, तो फिर और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे इंडिया में है तो और वो इंट्रा में भी कवर नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं कवर हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं कवर हो रहा है, यानी यहाँ पे कहीं पे नहीं, यहाँ पे कहीं पे नहीं और यहाँ पे भी कवर नहीं हो रहा है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो वो इंटरस्टेट स्टेट का स्टेटस ले लेगा, उसे इंटरस्टेट माना जाएगा। सर कोई ऐसा एग्जांपल अभी तक तो नहीं है पर गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन रखी कि कहीं नहीं होगा तो फ्लैट उसको इंटरस्टेट मान लिया जाएगा। ओके, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लो, अगर आप इंडिया समझ लो इंडिया के बाहर, ओके, ये तो नीचे का स्पेस, ऐसे आपको कुछ समरी लिखना हो, कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखना हो तो मैंने दिया हुआ है, वो आपने बाद में देख लेना। तो समझ लो कि लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया में है और ये रिसिपिएंट यहाँ पे जापान में है, जापान में, और आपने इंडिया के बाहर आइदर गुड्स दिया या सर्विस दी, तो पहले क्या है, इसको इंटरस्टेट बोल दिया उन्होंने और इंटरस्टेट बोल के लेवी क्रिएट कर दी, पहले तो लेवी क्रिएट कर दी। तो इससे क्या हो गया कि इंडस्ट्री को पहला मैसेज तो ये दे दिया कि भाई इसके ऊपर लेवी आ जाएगी, सुनना, इसके ऊपर लेवी आ जाएगी और आपकी आईजीएसटी की जिम्मेदारी आ जाएगी, है ना, आपको आईजीएसटी यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर इंडस्ट्री बोलेगी अरे सर आईजीएसटी क्यों लगा रहे हो, हम तो एक तरह का एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमको कुछ तो बेनिफिट दो। तो देखो बेनिफिट थप्पड़ मार के दिया, पहले थप्पड़ मारा, अब बचपन में देखा होगा पापा पहले थप्पड़ मारते फिर ओके आपका लाड़ करते हैं, पुचकारते हैं, जो भी है, फिर आपको कहीं घूमने लेके जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट पहले इंटरस्टेट कह के, ये 7.5 में अगर आप यहाँ देखते हो तो 7.5 में गवर्नमेंट ने पहले इसको इंटरस्टेट बोल दिया और इंटरस्टेट बोल के आईजीएसटी लगा दिया, लेवी क्रिएट कर दी, फिर पुचकारा क्या, एक देख भाई एक सेक्शन है सेक्शन 16, ओके सेक्शन 16 है, अगर तू सेक्शन 16 के हिसाब से, सेक्शन के 16 के हिसाब से एक्सपोर्ट करता है, यानी सेक्शन 16 के हिसाब से वो डेफिनेशन में आता है, उसके बाद में कंडीशन सारी पूरी करता है, बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट करता है और एज वेल एज ये डेफिनेशन में आ रहा है, ये वाली डेफिनेशन कि भाई एक्सपोर्ट सर्विस पांचों कंडीशन फुलफिल कर दिया या गुड्स होगा, तो यहाँ पे ये तो सेक्शन 16 प्लस तो डेफिनेशन में भी कवर्ड हो रहा है, डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट सर्विस जो ऊपर दिया है या एक्सपोर्ट गुड्स, जो एक्सपोर्ट गुड्स ऊपर दिया है, गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट दिया है। तो अगर तेरा ये किया हुआ सप्लाई सेक्शन 16, सुनना, ये किया हुआ सप्लाई सेक्शन 16 प्लस ये डेफिनेशन पूरी करता है, तब जाके हम जेआरएस देंगे, तब जाके जेआरएस देंगे। इसलिए देखो चार्ट की कनेक्टिविटी यहाँ पे कि आपको सडनली जेआरएस नहीं मिलता है, पहले तो थप्पड़ मार देता है, ओके, और थप्पड़ 7.5 में मार दिया और उसके बाद में जेआरएस के बेनिफिट देंगे अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हो। समझा होगा तो लाइक करो। ओके, यहाँ पे मेरा मतलब बहुत समराइज फॉर्म में आपको डेप्थ में भी पढ़ा दिया। उसके बाद में इंट्रास्टेट सप्लाई,
ओके, इंट्रास्टेट सप्लाई में एलओएस और पीओएस आपका अगर देखा जाए सेम स्टेट में या यूटी में होगी तो उसे इंट्रास्टेट बोला जाता है, या ओके सर्विस होगी तो एलओएस और पीओएस सेम कैरेक्टर सेम स्टेट और यूटी में होगी तो वो इंट्रास्टेट बोला जाएगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन 9 की अगर हम बात करें तो बहुत सी बार टेरिटोरियल वाटर वाला फैक्टर आता है। कैसे हो सकता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, यहाँ पे ऐसा लेते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र में, सप्लायर क्लियर है, सप्लायर महाराष्ट्र में, ठीक है, लेकिन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जहां आप सप्लाई कर रहे हो रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस वो टेरिटोरियल वाटर में है, वो टेरिटोरियल वाटर में, या उल्टा ले लो, ये तो हम ले लेते हैं केस 1 या केस 2 ले लेते हैं। अब केस 2 क्या कि आप जो सप्लाई कर रहे हो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑयल आ रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में, भाई रिफाइनरी है, ऑयल गुजरात को सप्लाई हो रहा है, तो पीओएस पता है और लोकेशन ऑफ सप्लायर जो सप्लाई करने वाला है ओके वो टेरिटोरियल वाटर में है। तो जब अगर आपका यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई या एलओएस टेरिटोरियल वाटर दोनों में से ये हो सकता है या ये हो सकता है, टेरिटोरियल वाटर में होगा तो उसका स्टेट कौन सा माना जाएगा, तो वो क्या कहते हैं, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर या वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द टेरिटोरियल वाटर। ओके, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर टेरिटोरियल में या प्लेस ऑफ सप्लायर, तो एलओएस फॉर क्लॉज ए एंड पीओएस फॉर बी शैल बी डीम्ड टू बी अ कोस्टल स्टेट और यूटी वेयर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। मतलब जो नियरेस्ट पॉइंट का बेस लाइन होगा ओके कोस्टल पोर्ट का वो उसका स्टेट का प्लेस ऑफ सप्लाई या लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। तो देखो बेटा ये सारे पॉइंट मैंने समराइज में कवर कर लिए, और चार्ट का सबसे बड़ा फायदा कि इंटरकनेक्टिविटी लगती है। हाँ ओके, अब इसको मैं अगर समरी बुक बनाऊं या आप कहीं समरी बुक देखते हो तो यहां से ही कॉपी हुए बेटा, ये समरी आज के 5 साल पहले मैंने बनाई है। हाँ, समरी बुक आपको A4 पेजेस में स्टेप बाय स्टेप मिल जाती है, मैं चार्ट में यहां पे आपको कनेक्टिविटी लगा के दे देता हूं, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई। डन 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 डन, यस और नो? चलिए बेटा अब आ जाइए प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स करना, थोड़ा ये समझ लेते हो। ओके, यहां पे देखो हमने सारे सेक्शंस के रेफरेंस लिए, सेक्शन 10 कब लागू होगा गुड्स के लिए, उसके बाद में 11 कब लागू होगा इंपोर्ट गुड्स के लिए या एक्सपोर्ट गुड्स के लिए, और सर्विस के लिए 12 और इधर 13। अब आपको प्लेस ऑफ सप्लाई आपके कॉमन सेंस से नहीं फिक्स करना है, जो रूल में दिया है इससे फिक्स करना है, और आपको ये सारे पैरामीटर्स याद रखना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पैरामीटर्स गुड्स के हैं। सर्विस के देखा जाए तो सर्विस के भी ऐसे अगर देखा जाए तो 15-16 पैरामीटर्स है। ओके, छोटे छोटे पॉइंट कवर कर लिए तो 20 पैरामीटर्स है। ओके, 12 के और अराउंड 20 पैरामीटर्स है। ओके, 15-20 पैरामीटर्स है 13 के, यानी ऐसे आपको अलग अलग केसेस में यहाँ पे 45 to 50 पैरामीटर्स याद रख के जाना है, इसमें लर्निंग पार्ट ज़्यादा होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेबल का तरीका जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वो बहुत हेल्प करेगा, और यहाँ पे ये तरीके से आप जल्द से जल्द सारे पैरामीटर्स रिकलेक्ट कर पाओगे और अच्छे से रिटेन भी कर पाओगे। तो चलो यहाँ पे ये जो टेबल देख लेते हो, और मैं ये कहता हूँ कि ये रिविजन के बाद डायरेक्टली आप अगर क्वेश्चनर पे चले जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर मैथ आपने बाद में भी पढ़ लिया ओके तो चलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो अगर आप अपना यहाँ पे एग्जाम रिपीट कर रहे होगे, और अगर आपने आईडीटी एक बार पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ओके, तो यहाँ पे एक मिनट बेटा, हाँ, तो अब आते हैं सेक्शन 10, थोड़ा एक करेक्शन कर लेना, 10(1) सेक्शन 10(1) कर लेना। तो आते हैं सेक्शन 10(1) पे, ठीक है। 10(1) क्या कहता है, देखो यहां पे जब भी गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करोगे अदर देन इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स, इसमें इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स मत लेना। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स का हमने अलग से कवर किया है और वो सेक्शन 11 में कवर किया हुआ है। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया में बेचा जा रहा है गुड्स का तो इसमें 5 केसेस है, ए 10(1)A 10(1)B 10(1)C CA D एंड E, इतने 5 केसेस है। तो अगर हम बात करें गुड्स इन्वॉल्व द मोमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, आपका जो सप्लाई इन्वॉल्व द मोमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई इन्वॉल्व द मोमेंट ऑफ गुड्स, मतलब क्या? मतलब ये है कि एक सप्लायर है, एक रिसिपिएंट है और गुड्स मूव हो रहा है। अब मूव करने वाला कोई भी हो, मूव करने वाला सप्लायर हो, भाई सप्लायर बोल रहा है कि तेरे घर तक माल लाके दूंगा, या रिसिपिएंट हो, रिसिपिएंट खुद लेके आ रहा है, या एनी अदर पर्सन हो, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हो। तो जो ये मूवमेंट है कोई भी करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये करे या ट्रांसपोर्टर करे उससे लेना देना नहीं है। भाई प्लेस ऑफ सप्लाई अगर गुड्स में मूवमेंट है तो क्या लिया जाएगा? तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द गुड्स
वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। कि भाई ये जो ट्रक है, ये ट्रक की जहां पे टर्मिनेशन आएगी डिलीवरी की, जहां ये डिलीवरी टर्मिनेट होगी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो रिसिपिएंट का एड्रेस क्या लिखा है इनवॉइस में वो इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, हमें चाहिए एलओएस और क्या चाहिए पीओएस। ओके, ये डिसाइड करने के लिए कि वो इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। लोकेशन ऑफ सप्लाई जो भी होगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट का जो एड्रेस लिखा हुआ है वो मत लेना। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना, तो जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी, जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो आप प्लेस ऑफ सप्लाई लोगे। डन, बहुत इजी। इसलिए गुड्स का क्वेश्चन आया तो मार्क्स मत छोड़ना। उसके बाद में बिल टू शिप टू सेल अगर लेते हैं हम, तो बिल टू शिप टू की अगर बात करें यहां पे, तो बिल टू शिप टू मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब क्या, एक था सप्लायर, एक था ओके यहाँ पे रिसिपिएंट, और एक था बीच में रजिस्टर्ड पर्सन जिसको मैं कहूंगा थर्ड पर्सन। ठीक है, बिल टू शिप टू मॉडल में इसने इसको ऑर्डर दिया, इसने इसको ऑर्डर दिया। ओके, ये अब ये जो ऑर्डर दिया सेकंड, यहां हम देखें तो ये इनवॉइस इसको दे रहा है अवन, ये इनवॉइस इसको दे रहा है। ओके, सप्लायर और रिसिपिएंट का कोई लेना देना नहीं, ये जो भी थर्ड पार्टी के थ्रू हो रहा है। दो इनवॉइस यहां पे बन रहे हैं और डिलीवरी डायरेक्ट रिसिपिएंट को है। अगर हम देखें तो डिलीवरी जो है, ये डिलीवरी शिप टू, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, शिप टू रिसिपिएंट को है। तो ये केस में यहां पे ये पहले वाले इनवॉइस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। लॉ मैं आपको बता दूं, अगर ये पहला वाला इनवॉइस है, सुनो, ये अगर पहला वाला इनवॉइस है तो इसका पीओएस आप फिक्स करोगे 10(1)(b) में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बी हम पढ़ रहे हैं, इसमें फिक्स करोगे। लेकिन दूसरा वाला जो इनवॉइस है, कौन सा, थर्ड पर्सन से रिसिपिएंट का, इसका पीओएस में गुड्स की मूवमेंट तो टर्मिनेट हो रही ना बेटा, ट्रक यहां से निकलेगा और गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत गुड्स की मूवमेंट है तो ये 10(1)(a) में जाएगा, यानी आपका जो 10(1)(a) है इसमें जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहां पे बिल टू शिप टू में जब भी बारी प्लेस ऑफ सप्लाई की हो तो आपको दो प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करने पड़ेंगे। अरे समझा क्या, ओ भाई साहब समझ में आया क्या ये बात, आया तो लाइक करो ना, क्या कर रहे हो, कमेंट्स दो अपनी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ये वीडियो। तो ऐसे किसी केस में 10(1)(b) और 10(1)(a) ये दो फैक्टर लिए जाएंगे और दोनों क्या अलग अलग। तो अभी हम 10(1)(b) ये पहले वाले फैक्टर के लिए कंसीडर कर रहे हैं। डन। तो यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व में भी सप्लायर में भी रिसिपिएंट इसमें थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, तो प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन गुड्स आर सप्लाइड। मतलब क्या, मतलब अगर तुम्हारा ट्रांजेक्शन बिल टू शिप टू होगा तो आप ये वाला प्रिंसिपल नहीं लगाओगे, जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो नहीं लगाओगे क्योंकि गुड्स की मूवमेंट तो यहां टर्मिनेट हो रही है। नहीं, पहले वाले इनवॉइस के लिए, जो पहला वाला इनवॉइस है, जहां प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दिस थर्ड पर्सन होगा, वो समझ लो दिल्ली है, वो समझ लो दिल्ली है तो दिल्ली ले लो। ओके, गुड्स की मूवमेंट कहीं पे भी टर्मिनेट हो, जैसा अभी मैंने परसों एक ट्रांजेक्शन किया, सप्लायर महाराष्ट्र का, गुड्स की मूवमेंट भी टर्मिनेट हो रही है महाराष्ट्र में, पुणे से नागपुर गया, लेकिन थर्ड पार्टी दिल्ली का था। तो पहले इनवॉइस का प्लेस ऑफ सप्लाई कहां फिक्स होगा बेटा, तो पहले इनवॉइस का प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली फिक्स होगा। डन 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 डन, बोलो यस सर, डन 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 डन। ओके, ये 10(1) यहां पे हमारा बी हो गया। अब थर्ड, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स मूवमेंट नहीं है। मतलब अगर आप एक वर्ड लेते हो तो एक वर्ड आता है एज इज वेरीज बेसिस, वेरीज बेसिस, एज इज वेरीज बेसिस पे बेचा गया। अब देखो क्या, मैंने लास्ट वीक में ही जहां हमारा क्लास चलता है, तो एक जनरेटर, एक बंदा था, दूसरा क्लास वाला था, वो छोड़ के जा रहा था, यूपीएससी के क्लासेस थे, छोड़ के जा रहा था, उसका जनरेटर पड़ा था नीचे, बहुत बड़ा उसने रेंट दिया हुआ है, जनरेटर इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैंने खरीद लिया। जनरेटर मूव नहीं किया मैंने, एज इज वेरीज बेसिस पे, ठीक है भाई मैं ले लेता हूँ, सारे कनेक्शन मैंने मेरे तरफ शिफ्ट कर दिए। तो एज इज वेरीज बेसिस पे अगर देखा जाए, ओके, तो जहां गुड्स है वहीं, तो वो केस में दो पार्टी इन्वॉल्व होगी यहाँ पे, सप्लायर और रिसिपिएंट। और पीओएस क्या, कॉमन सेंस है, जहां गुड्स का लोकेशन वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी जब वो बंदे ने हैंड ओवर किया मेरे को, गुड्स तो मूव हुआ ही नहीं, तो जहां गुड्स का लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इजी इजी इजी, डन 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 डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला पॉइंट समझ लो, सप्लाई ऑफ गुड्स टू यूआरपी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला पार्ट भाई साहब अच्छे से पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सप्लाई ऑफ गुड्स टू यूआरपी अगर हम देखें, इसमें क्या है, ओवरराइड सेक्शन 10(1)(a एंड सी। मतलब अगर आपका ट्रांजैक्शन B2C होगा या यूआरपी को होगा तो आप जो है ए नहीं लगाओगे और यहां पे सी भी नहीं लगाओगे। इन शॉर्ट, यहां पे अगर आपके पास वहां जगह होगी तो आप लिख सकते हो कि ए मोस्टली जो यूज होता है, ए जो यूज होता है वो B2B के लिए यूज होता है।
यानी आपने रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा तो क्लॉज ए, जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी। सी जो होता है वो B2, अगेन B2B के लिए होगा कि जहां गुड्स का लोकेशन। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन आपके B2C है, ओके, आपके ट्रांजेक्शन गुड्स के B2C है और URP है, तो फिर ये ओवरराइड कर देगा, ओके। पर वो ए और सी को ही ओवरराइड करेगा, बी को ओवरराइड नहीं करेगा। अगर आप लीगल प्रोविजन देखो तो बिल टू शिफ्ट होगा तो बी लगेगा, यानी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी दिया और बिल टू शिफ्ट रहा तो भी आपको बी लगाना है। ये सिर्फ ए और सी को ओवरराइड करता है। नाउ यहां पे दो पार्टी, सप्लाई रजिस्टर, रिसिपिएंट URP अनरजिस्टर्ड रहेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, बहुत ही सिंपल। अब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एड्रेस बेस आ गया, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एग्जिस्ट तो एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। समझ लो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट जो आपने इनवॉइस में रिकॉर्ड किया, और एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। अभी मैंने क्या ऊपर क्या पढ़ाया कि मैंने ये कहा था रिसिपिएंट का एड्रेस मत लेना, जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो लेना। लेकिन B2C अगर होता है तो फिर एड्रेस बेस चल जाएगा, जो भी तुमने इनवॉइस में एड्रेस रिकॉर्ड किया वो एड्रेस ले लिया जाएगा। और रिसिपिएंट जो है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अच्छा, एड्रेस में अगर स्टेट दिया तो स्टेट ही एड्रेस माना जाएगा, डिटेल एड्रेस की जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहां लिख लेते हो तो एड्रेस में ओनली स्टेट आप लिखो, ओनली स्टेट अलाउड है, ओके। मतलब अलाउड है ना, ओनली स्टेट दिया तो भी ओके रहेगा, ओके रहेगा। डिटेल एड्रेस नहीं भी रहा तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो स्टेट ही चाहिए, ओके। जहां तक देखा जाए अभी एक सर्कुलर है, सप्लाई थ्रू ECO। अब बहुत सी बार क्या है, समझ लो, इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ लेता हूं भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं यश, ठीक है। यश ने अमेजॉन है, ओके, और ये यश है, यश यहाँ पे महाराष्ट्र का है, ओके। तो इसने अमेजॉन पे ऑर्डर दिया, अमेजॉन से सप्लायर को ऑर्डर चले गया, ओके, अमेजॉन से सप्लायर को ऑर्डर चले गया, और यश ने अपने गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदा जो MP में रहती है, तो सप्लायर ने यहाँ पे शिप किया, क्योंकि अमेजॉन से ऑर्डर आई, शिप किया गर्लफ्रेंड को, ओके, शिप टू इसको हुआ। अब एक्चुअली ये बिल टू शिप टू में नहीं आता है, क्लॉज बी में नहीं आता है, क्योंकि ये ECO के थ्रू सप्लाई हुआ है। बिल टू शिप इसमें 4 पार्टीज है, ECO भी है, ओके, ECO भी है, तो 1 2 3 और 4 पार्टीज है, जहां पे इनवॉइस का एड्रेस अलग है। यहाँ इनवॉइस का एड्रेस अलग है बेटा, जो क्योंकि यश इनवॉइस अपने नाम का ले रहा है, वो अपने गर्लफ्रेंड को ये नहीं बताना चाहता कि इनवॉइस कितने का है और कितने का गिफ्ट खरीदा, नहीं। और पर डिलीवरी एड्रेस अलग है, और ये बिल टू शिप टू में नहीं आता है। बिल टू शिप टू में 3 ही पार्टी चाहिए जिसके डायरेक्शन पे, यहाँ ECO भी इन्वॉल्व है। तो फिर यहाँ एक सर्कुलर क्लैरिफिकेशन पूछा गया कि भाई ये केस में ये जब सप्लायर, ओके, इनवॉइस बनाएगा, नो डाउट इनवॉइस तो आएगा अमेजॉन के थ्रू ही, ECO के थ्रू ही आएगा, पर इनवॉइस बनाएगा तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या फिक्स करेगा भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई जो, क्योंकि लॉ ये कहता है B2C अगर होता है, B2C है यश, तो एड्रेस ले लो जो इनवॉइस में। अब ये सप्लायर ने इनवॉइस इसको दिया और डिलीवरी यहां दिया, डिलीवरी MP में दिया, तो एड्रेस क्या लेके। तो ऐसे सिचुएशन में क्लैरिफिकेशन आया कि भाई वैसे तो हमारा प्रिंसिपल जो आप एड्रेस लिखोगे इनवॉइस में वो होता है, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन में ये कहा गया कि नहीं, अगर ECO के थ्रू होगा तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, इनवॉइस में डिलीवरी कहां दी जा रही है, MP, तो प्लेस ऑफ सप्लाई MP। यानी देखो कितना बड़ा डिसीजन है, समझ लो सप्लायर भी महाराष्ट्र का होगा, यश भी महाराष्ट्र का होता, डिलीवरी अलग नहीं होती तो ये इंट्रा में चले जाता, पर अब वो इंट्रा में नहीं जाएगा, ओके। यहां पे जहां डिलीवरी दे रही है, ओके, तो वो IGST इंटर में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट, ये क्लैरिफिकेशन पढ़ के जाना, स्टार कर दो भाई साहब, ये क्लैरिफिकेशन स्टार कर दो यहां पे, ठीक है। उसके बाद में इंस्टॉलेशन एंड असेंबली ऑफ गुड्स एट साइट पे इंस्टॉलेशन कर रहे कोई मशीन वगैरह, तो साइट पे इंस्टॉलेशन है तो प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन एंड असेंबली ऑफ द गुड्स, जहां इंस्टॉल किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई। और उसके बाद में गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल एयरक्राफ्ट, मतलब जहां तक है, ओके, समझ लो ट्रेन है और ट्रेन में, ओके, यहाँ पे गुड्स बेचा जा रहा है, ओके। अब गुड्स कैसे बेचा जा रहा है, ओके, जो भी है, बुक्स है, स्टेशनरी है, टॉयज है, ट्रेन में बेचा जा रहा है, ओके। तो ये भाई साहब जो ट्रेन में बेचा जा रहा है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स होगा, ओके। तो आप बहुत सी बार ट्रेन में देखते हो चाय वाला चाय इस तरह से देखते हो, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स किया जाएगा। तो आपको ये बता दूं, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ध्यान सुनना, ओके, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ट्रेन के विंडो से देखो भाई, ओके, ट्रेन से विंडो, हम कौन से स्टेट में, नहीं, ओके। यहाँ पे सॉरी, एक जस्ट मिनट, पेन गिर गया, जस्ट मिनट। तो ये गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई कहां फिक्स होगा, देखो, अगर ऑनबोर्ड गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं तो वो केस में यहां पे लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड, समझ लो कोई गुड्स यहां पे सेल हुआ,
तो ये गुड्स कौन से लोकेशन से लोड हुआ था, समझ लो वो गुड्स यहाँ पे दिल्ली लोकेशन से लोड हुआ था, सेल हुआ यूपी में, लेकिन दिल्ली लोकेशन से लोड हुआ था। तो जो भी ड्यूरिंग ट्रांजिट सेल होगा तो गुड्स वाइज आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, और जो लोकेशन से लोड हुआ वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डन 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 डन। इस तरह से हमने सेक्शन 10(1) कंप्लीट किया। 10(2) कहता है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई कोई ये ऊपर गए मैकेनिज्म से नहीं होता तो हम रूल्स इशू करेंगे, लेकिन यहाँ पे रील्स आ गया, आजकल का जमाना वही है रील्स, तो हम रूल्स इशू करेंगे, पर अभी कोई रूल्स 10(2) के अंदर नहीं है। आ जाओ नाउ सेक्शन 11। सेक्शन 11 इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करते हैं। इसका हमने ये देखा कि इंपोर्टेड गुड्स होगा तो वो भी इंटरस्टेट माना जाता है, और एक्सपोर्ट गुड्स यहाँ पे मतलब जहां आप आउटसाइड इंडिया दे रहे हो तो वो भी इंटरस्टेट माना जाता है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो इस तरह से गुड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10 में हमने कंप्लीट कर दिया और 11 में हमने कंप्लीट कर दिया। डन 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 डन। अब आता है सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन 12। जनरली सेक्शन 12 कब यूज किया जाता है, तो वो कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया। मतलब 12 तभी लगाओगे जब LOS एंड LOR दोनों इंडिया में हैं। तो LOS और LOR दोनों अगर इंडिया में हैं तो ही आप सेक्शन 12 लगाओगे। तो अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एनालिसिस करते वक्त एक बात बता देता हूं आपको। मैं अगर आप टेबल देखोगे तो मैंने ऐसा सीक्वेंस तो नहीं लिया 12(1), 12(2), 12(3) ऐसा तो नहीं लिया। मैंने 12(2) पहले लिया, फिर 5 लिया, फिर 12(7) लिया, एंड देन 8 एंड 9 ये कवर किया, और बाद में 13 और बाद में 12(3) वगैरह लिया। सर ऐसा आपने क्यों नहीं किया, आपने सॉरी आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, ऐसा आपने सीक्वेंस में क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और वो कौन सी बात बेटा, मैं अगर सीक्वेंस में यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा हूँ तो उसमें बताता हूँ कि ये ऐसे सबसेक्शंस हैं जहां B2B और B2C के बेस पर प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी आपका RP टू RP और RP टू URP के बेस पर प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो आपको याद रखने के लिए आसान होगा। अब याद रखने के लिए क्या आसान होगा आपको, कि ये भाई ऐसे 6 आइटम्स हैं कि ये प्रॉब्लम में दिखे तो आपको इमीडिएट B2B और B2C याद आना चाहिए, और ये 6 आइटम्स आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, जिसकी मेमोरी टेक्निक मैं अभी आपको दूंगा। तो नाउ अभी देखो पहला आइटम, जनरल रूल फॉर ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट कवर्ड इन 12(3) से लेके 12(14) तक। मतलब सारी सर्विसेज के लिए आप ये जनरल रूल लगा सकते हो, एक्सेप्ट हमने अगर नीचे 12(3) से लेके 14 तक कुछ कवर किया होगा तो वो स्पेसिफिक रूल लगाना, नहीं तो आप जनरल रूल लगाइए। हाँ, तो अब देखो ये टोटल 6 सर्विसेज में जब भी ट्रांजेक्शन B2B होगा यानी रजिस्टर्ड पर्सन को होगा तो आंसर तो यही होगा, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। वो रजिस्टर्ड पर्सन का क्या लोकेशन है, वो आपका POS माना जाएगा। वहां तो आंसर बहुत सिंपल है। ओके, तो यहां पे अगर वो B2C है, अनरजिस्टर्ड को है, तो फिर डिफरेंट केसेस आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखो पहला जनरल रूल क्या कहता है, अगर B2C होता है तो इफ एड्रेस ऑफ द R का मतलब ऊपर लिख देना रिसिपिएंट, जहां पे भी मैं R वर्ड यूज करूं मतलब रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एग्जिस्ट ऑन द रिकॉर्ड तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसको बॉक्स करो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। मतलब जनरल रूल ये है कि जो रिसिपिएंट को मैं दे रहा हूं उसका एड्रेस मेरे रिकॉर्ड में है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस 12(5) में, ये भी B2B B2C में डिवाइड होता है। B2B तो क्लियर है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। B2C लोकेशन वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, जहां आप एक्चुअली क्लासेस ले रहे हो वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो ये हमने देखा। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज एंड स्पॉन्सरशिप, तो इसमें 3 है। एक तो आपका इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो। दूसरा उसकी एंसिलरी सर्विसेज, वो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कनेक्टेड सर्विस होगा, साउंड सिस्टम होगा, उसके बाद में लाइट सिस्टम होगा ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स के लिए, तो वो उनके भी प्लेस ऑफ सप्लाई। और स्पॉन्सरशिप, वो इवेंट को अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपको ऐसे 3 आइटम के प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करने हैं। नाउ B2B तो क्लियर है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। B2C प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, वो प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर इवेंट इंडिया के बाहर होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पर लिया जाएगा। ये याद करना क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आते हैं ना। उसके बाद में रूल 5 लगता है, अगर आपका इवेंट मल्टीपल स्टेट में, मोर देन 1 स्टेट में है,
और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट वाइज वैल्यू बाइफरगेटेड नहीं है। मेरे वर्ड फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वाइज स्टेट वैल्यू बाइफरगेटेड नहीं है, तो वो केस में आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाकर आपको स्टेट वाइज वैल्यू बाइफरगेट करनी पड़ेगी और ईच स्टेट वाइज प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना पड़ेगा। डन 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 डन। तो ये था रूल 5, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट से रिलेटेड लगता है। नाउ यहाँ पे मतलब 12.5 उसके 12.5 से कलेक्टेड रूल 5 हमने देखा। उसके बाद में 12.8 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मेल और कुरियर। तो तीन चीजें इसमें कवर्ड है, गुड्स, मेल और कुरियर। तो यहाँ लोकेशन एट विच गुड्स आर हैंडेड ओवर टू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। लेट्स टेक एग्जांपल, गुड्स जो है यहाँ पे दिल्ली से पुणे जा रहा है और ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किया, ओके, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मे बी ट्रक, मे बी रेलवे, मे बी वेसल, मे बी एयरक्राफ्ट, और वो दिल्ली में हैंड ओवर किया, दिल्ली में हैंड ओवर किया, या मेल हैंड ओवर किया, कुरियर हैंड ओवर किया, और डिलीवरी, कुरियर की डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी यहाँ पे पुणे है, और आपकी सर्विस ट्रांसपोर्ट सर्विस है, आप ट्रांसपोर्ट करके दे रहे हो, माल बेच नहीं रहे हो, ट्रांसपोर्ट करके दे रहे हो, तो जहां गुड्स को हैंड ओवर किया वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, दिल्ली माना जाएगा। नोट, ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड इंडिया होगा, लेकिन अगर ये जापान जा रहा है, अगर ये जापान जा रहा है आउटसाइड इंडिया, भूटान जा रहा है, या कोई भी आउटसाइड इंडिया होगा, तो फिर आपको 12.2 ही लगाना पड़ेगा। 12.2 मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी तो लोकेशन ऑफ दैट पर्सन, और अनरजिस्टर्ड को दी तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो बेटा ये एक तरह का एक्सपोर्ट का बेनिफिट है, मैं बता देता हूं क्यों एक्सपोर्ट का, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई 12.2 लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पर होगा। ओके, अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के बाहर होगा, ठीक है, तो अगर रिसिपिएंट इंडिया का होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया में है, लेकिन अगर उसमें रिसिपिएंट बाहर का होगा तो फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। थोड़ा मैं अगर एनालिसिस करूं तो इमेजिन करो, ये लेते हैं इंडिया, ठीक है, और मैं ट्रांसपोर्ट गुड्स कर रहा हूं बाय एयर, और वो जा रहा है जापान बाय एयर या शिप, और आपकी जो शिप है ये शिप जा रही है, ओके, शिपिंग कंपनी इंडिया की है, तो शिप में गुड्स जा रहा है कहाँ पे, जापान, और ये स्टार इंडिया शिपिंग कंपनी है, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पे इंडिया में है, मतलब स्टार इंडिया लोकेशन, सब कौन सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, स्टार इंडिया, तो स्टार इंडिया ओके इंडिया में है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये जो है 12.2 से फिक्स होगा, मतलब ये सर्विस का लेने वाला इंडिया में होगा, तो फिर पीओएस इंडिया में जीएसटी आ जाएगा, इवन दो एक्सपोर्ट से रिलेटेड गुड्स होगा, लेकिन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होगा तो फिर नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वहां फिक्स हो जाएगा, यहां सेक्शन 12.2 जनरल रूल लग जाएगा, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, रिसिपिएंट इंडिया का होगा तो टैक्स लगाएंगे, रिसिपिएंट बाहर का होगा तो टैक्स नहीं लगाएंगे, जीरो रेट का हम बेनिफिट दे देंगे। ओके, तो ये यहाँ पे उन्होंने दे दिया। उसके बाद में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, तो प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क, जहां से पैसेंजर ट्रेन में चढ़ेगा, फ्लाइट में चढ़ेगा, बस में चढ़ेगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज वेयर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन, मतलब आपके पास मेट्रो पास है या कभी कभी आपके पास कंबाइंड टिकट, अभी मैंने लिया इंडिगो का 5 डे का, मैं पूरे साल भर में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ, ऐसा राइट टू पैसेज मिल जाता है, और वो सस्ते में मिला मेरे को, तो 5 टिकट्स मैं कोई भी ले सकता हूँ, राइट टू पैसेज। विस्तारा अभी मर्ज होने के बाद विस्तारा का मेरे पास था, तो अगर किसी ने मुझे राइट टू पैकेज का वाउचर दिया हुआ है और मैं कहाँ से वो यूज करूंगा वो मुझे नहीं पता, तो वो केस में जब वो ये आपको वाउचर देता है राइट टू पैसेज, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे सेक्शन 12.2 से आप फिक्स करोगे, और जहां से पैसेंजर एम्बार्क होगा वो अभी नहीं पता है, तो फिर 12.2 जनरल रूल अप्लाई करोगे। नाउ इंश्योरेंस सर्विस होगी, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, मतलब रेसिपिएंट का क्या लोकेशन ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये लिया जाएगा। ये सारे पहले जो 6 सर्विसेज लिए ये B2C ट्रांजैक्शन है, अगर B2B होगा तो वो तो एक ही है फंडा, क्या फंडा B2B के केस में, तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ये ध्यान रखना, बहुत ईजी है, और इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा। तो चलिए अब ये 6 सर्विसेज रट्टा मारो, याद कर लो, एग्जाम में आई तो इसमें गलती मत करना। ओके, अब कैसे रट्टा मारना, तो मैं आपको एक स्टोरी लाइन बताता हूं। 2 साल का बच्चा कुछ भी कर सकता है, सबका प्यारा होता है, जनरल रूल, ऑल सर्विसेज सबका प्यारा होता है, सब लोगों का प्यारा होता है। जब वो 5 साल का होता है 12.5, तो वो स्कूल जाता है। जब 7 साल का होता है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है,
ठीक है। फिर 8 साल का होता है तो साइकिल खरीदता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जब 9 साल का होता है तो पीछे किसी को बैठाता है, अभी आजकल का ज़माना फॉरवर्ड हो गया है। और 13 साल का होता है तो वो ओके इंश्योरेंस निकालता है। तो स्टोरी लाइन, 2 साल का बच्चा स्कूल गया, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखा, साइकिल खरीदी, डबल सीट बैठाया। और ये अब ये जो 6 सर्विसेज आती है, तो भाई साहब इसमें डिवाइड कर देना, B2B है, B2C है। लेकिन इसके बाद की जो भी सर्विसेज में पड़ा होगा उसमें आपको डिवाइड करना नहीं है। ट्रांजैक्शन B2B हो या B2C हो, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो प्लेस ऑफ सप्लाई, और एक ही कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई उसमें दिया है। पहला, सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एजेंट्स, एक्सपर्ट, लॉजिंग इन होटल, इन अकोमोडेशन फॉर फंक्शन एंसिलरी सर्विसेज। मतलब एग्जांपल के तौर पे ओके, कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली रिलेटेड मतलब कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, जो डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी से, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, ये सारी सर्विसेज। ओके, या फिर रेंट पे देना, लीज ट्रांजेक्शन। यहाँ तो मैंने समरी ली है, समरी ली है। ओके, इससे समरी नोट्स बनाना आसान हो जाता है मेरे चार्ट से, ठीक है। चलो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ओके, वो लिया जाएगा। या बोट या वेसल रिलेटेड अगर अकोमोडेशन सर्विस होगी तो वो जहाँ होगा वो लिया जाएगा। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया होगी, ये स्टार करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लिया जाता है। नाउ थोड़ा मैं रूल के साथ इस सेक्शन में कौन कौन सी सर्विसेज आती है, जैसा अगर इससे रिलेटेड रूल पढ़ो तो आपको और क्लैरिटी मिल जाती है। चलो क्लैरिटी ले लेते हैं। पहले तो ये स्टार कर लेना भाई साहब, ये यहाँ पे स्टार कर लेना। रूल 4 पे क्वेश्चन आने के इस बार एग्जाम में चांसेस हैं। अब मैं रूल 4 क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो ये रूल तब आते हैं पिक्चर में जब आप जो सप्लाई कर रहे हो और मल्टीपल स्टेट में कर रहे हो, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3, तो आपको इस स्टेट में पीओएस फिक्स करने पड़ते हैं, इस स्टेट में अलग अलग स्टेट में पीओएस फिक्स करने पड़ते हैं, और आपको बाइफर्गेशन करना पड़ता है, तब ये रूल आपको हेल्प करता है। नाउ अब सेक्शन 12(3) रीड विथ रूल 4, अगर सेक्शन 12(3) में आपकी लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस होगी रिगार्डिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही, इवन लॉजिंग, होटल का प्लेस ऑफ सप्लाई जहां होटल है, दैट्स ऑल। रेंटिंग, लीजिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह प्लेस ऑफ सप्लाई जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसे केस में लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस होगी बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट एंड एंसिलरी सर्विसेज टू सच सर्विसेज। ओके, तो ऐसे केस में वो मल्टीपल स्टेट में लॉजिंग सर्विसेज, समझ लो मुझे होटल के वाउचर है या महिंद्रा का 8 डेज का पैकेज है, और मैं अलग अलग स्टेट में, सुनना, मैं अलग अलग स्टेट में वो पैकेज यूज करूंगा, तो नंबर ऑफ नाइट्स जो जो स्टेट में मैं रहूंगा वो स्टेट का उतना प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपकी सिंगल प्रॉपर्टी है, ये मैंने देखा है सिंगल प्रॉपर्टी है और ये 2 कॉन्टिजियस स्टेट में है, मैंने ये 2 जगह देखा है। एक यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, वहाँ एक बहुत बड़ा लॉन है, होटल है, जो आधा पार्ट गोवा में जाता है और आधा पार्ट महाराष्ट्र में आता है। एक मैंने पंजाब और यहाँ पे हिमाचल बॉर्डर पे देखा है, बड़ा होटल। तो अगर आपका कोई बड़ी जगह है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सिंगल प्रॉपर्टी है 2 अलग अलग स्टेट में होगी, तो फिर उस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एरिया वाइज डिवाइड किया जाएगा। साथ साथ में ऑल अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्शन, यहाँ पे ऑल अदर सर्विसेज में कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, या बाकी जो भी 12(3) में आती है, 12(3) में बहुत सारी सर्विसेज आती है, मैंने यहाँ समराइज करके दिया है, ठीक है। तो जो भी सर्विसेज 12(3) में आती है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई एरिया बेस होगा। और आपका लॉजिंग अकोमोडेशन अगर बोट या वेसल में होगा तो जितना बोट और वेसल में आपने टाइम स्पेंड किया, ओके भाई, जम्मू एंड कश्मीर, केरला में बोट में टाइम स्पेंड किया किसी के साथ, ओके, तो जो स्टेट में जितना टाइम स्पेंड किया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो लिया जाएगा। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज ही देख लेना, आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। चार्ट बुक सामने रखना, ओके। और ये सारी कनेक्टिविटी देखो कितना बढ़िया यहाँ पे कनेक्टिविटी आता है, गुड्स क्या, सर्विस क्या। उसके बाद में 12 और 13 अगर एक साथ आप कंपेयर करो तो क्लियर ही हो जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें ओके एक जगह कवर हो जाती है। उसके बाद में अगर आपकी सर्विस रेस्टोरेंट, कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, प्लास्टिक सर्जरी होगी, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। रेस्टोरेंट सर्विस, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, प्लास्टिक सर्जरी, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही है, वेयर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म, यहाँ B2B B2C में डिवाइड नहीं होगा, वेयर सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म। 12(6) एडमिशन टू इवेंट, सबसे पहले तो ये बता दूं, मैंने ऊपर क्या बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है, ऊपर हमने जो देखा वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है, वो पहले ले लिया, क्यों, क्योंकि वो B2B B2C में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एडमिशन, एडमिशन मतलब टिकट चार्जेस।
एडमिशन मतलब क्या बेटा, टिकट चार्जेस। तो आपके एडमिशन टू इवेंट होगा, तो वो केस में यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ इवेंट एक्चुअली होगा और यहाँ पार्क या अदर प्लेसेस लोकेटेड। तो अगर कोई इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क, इनकी टिकट होगी तो जहाँ वो अम्यूजमेंट पार्क है, जहाँ वो इवेंट है, ओके, वहाँ उसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाएगा। ओके, वो फिर इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, जो भी है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडिया के बाहर हो, थोड़ा कंपैरिजन कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इवेंट में अगर आपका इवेंट इंडिया के बाहर हो तो वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट के बेस पे आ जाता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ जहाँ इवेंट होगा टिकट चार्जेस का, ओके, वो टिकट का प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा और वो टिकट में जीएसटी, ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हिसाब से फिक्स होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जहाँ इवेंट होगा। नाउ उसके बाद में यहाँ पे सर्विस ऑन बोर्ड और कन्वेंस। अब देखो एक चीज समझ लेना, ये जो ऑन बोर्ड वाला फंडा है, और मेरा चार्ट अब आपको हेल्प करेगा। यहाँ 3 जगह आता है। एक ये, यहाँ हमने देखा गुड्स का, भाई गुड्स बेचा ऑन बोर्ड, देखना ये गुड्स बेचा ऑन बोर्ड। अब बेटा गुड्स नहीं, सर्विस दी ऑन बोर्ड, जैसे कैटरिंग सर्विस, आप फ्लाइट में हो, फूड की सर्विस मिलती है और एक गुड्स बेचा जाता है। ट्रेन में हो, ओके, आपको कैटरिंग सर्विस, चाय कैटरिंग सर्विस है, ओके, कि ये कैटरिंग सर्विस में आता है। तो ऑन बोर्ड कोई भी सर्विस आपको दी जा रही है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। अब देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे है कि गुड्स में अगर ऑन बोर्ड गुड्स बेचा गया तो जहां से वो गुड्स लोड हुआ जो बेचा गया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विस में ऐसा नहीं है। सर्विस में फ्लाइट ने पहली बार दिन की शुरुआत होने के बाद फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट या ट्रेन का फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट, ओके, वो सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में अलग अलग उन्होंने कवर किया है। जैसे अगर फिक्स लीज और केबल लाइन होगी तो जहां फिक्स लाइन इंस्टॉल हुआ, पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट या डीटीएच होगा। अगर रिसिपिएंट का एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। प्रीपेड होगा तो अगर एजेंट के थ्रू बेचा होगा तो एजेंट, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे एजेंट्स होते हैं ना शॉप में, पान शॉप वाला जो वाउचर बेचता है प्रीपेड के या कार्ड बेचता है मोबाइल के, तो जहां एजेंट का एड्रेस है। अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। और कंपनी डायरेक्ट बेच रही है तो प्लेस वेयर वाउचर इज सोल्ड, जहां से सेल किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ ऑल अदर केस रिसिपिएंट का एड्रेस है तो वो, नहीं तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। अगर ऑनलाइन प्रीपेड वाउचर बेचे, ऑनलाइन प्रीपेड वाउचर बेचे तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर वो लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक रूल है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, रूल 6। अगर लीज लाइन इंस्टॉल होती है तो जितने आपके पॉइंट्स बनते हैं, ओके, अब समझ लो आपने लीज लाइन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से एक पॉइंट है, फिर दूसरा, ओके, यहाँ पे कर्नाटका में दूसरा पॉइंट है, ओके, तीसरा, तो जितने आपके पॉइंट्स बनेंगे, ओके, जितने आपके पॉइंट्स बनेंगे मल्टीपल स्टेट में तो उतना वो पॉइंट के हिसाब से रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, लीज लाइन होगी तो। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, अगर आप देखते हो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, रिसिपिएंट का एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। और एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, हाँ, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को एडवर्टाइजमेंट सर्विस दी तो अलग अलग स्टेट में दी तो ईच स्टेट में फिक्स होगा। ये वाला पार्ट में थोड़ा रूल 3 मैंने चार्ट में कवर नहीं किया है, पर इसमें एक बार आरटीपी में क्वेश्चन आया रूल 3 में। कौन सा, कि एडवर्टाइजमेंट सर्विस मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, भाई मोदी जी का कोई प्रोजेक्ट चला, एडवर्टाइजमेंट चलाना है, ओके, और आयुष्मान भारत, ओके, तो एड कैंपेन चलाना है, अलग अलग स्टेट में चलाना है, तो ये एड रेलवे में दिया तो कैसे बाइफर्गेशन होगा स्टेट वाइज, टेलीविजन पे दिया तो पॉपुलेशन सेंसस बेस कैसे बाइफर्गेशन होगा, इंटरनेट पे दिया तो इसमें टेलीविजन वाला पढ़ के जाना। ओके, यहाँ पे टेलीविजन वाला पढ़ लेना, आपकी बुक में दिया होगा, वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट किया बेटा, तो यहाँ पे हमने सेक्शन 12 कंप्लीट किया। तो अभी एक बार पढ़ लेना, जैसे ही हमारा रिवीजन होता है और क्वेश्चन के क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठ जाना फटाफट, अभी खत्म कर देना। अगर आपने ये चार्ट पूरा अच्छे से कर लिया और क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस कर लिए, समझ जाना योर स्टडी इज ओवर, डन 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 डन। चलो अब आते हैं सेक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 13 पे। हाँ, तो अब आ जाओ आप सेक्शन 13 पे। चलो, सेक्शन 13 जो है प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर, यहां पे देखना, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया। देखो सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में फर्क क्या है। अगर हम सेक्शन 12 की बात करें तो सेक्शन 12 जो है यहाँ पे, सेक्शन 12 जब दोनों पार्टी लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड एलओआर दोनों ये इंडिया में होना चाहिए, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में होना चाहिए।
और सेक्शन 13 कब लगता है? दोनों भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए। और 13 लगता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एनी ऑफ द पार्टी, आइदर ये या ये दोनों में से कोई एक पार्टी आउटसाइड इंडिया चाहिए, आउटसाइड इंडिया होगी तो फिर सेक्शन 13 लगेगा। सेक्शन 13 मोस्टली कब यूज होता है? ये मोस्टली यूज होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर होते हैं उसके लिए सेक्शन 13 यूज किया जाता है ना। अब आते हैं पहला 13(2) ऑल सर्विसेज जनरल रूल है अदर देन कवर्ड इन 13(3) to 13(13) और वो कौन सा है? तो जब भी आप टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ट्रांजैक्शन हो गए, मतलब इंडिया से इंडिया के बाहर के ट्रांजैक्शन हो गए, तो वो सिचुएशन में आपको लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है। नो डाउट इंडस्ट्री के फेवर में है। अगर इंडिया का बंदा इंडिया के बाहर सर्विसेज दे रहा है तो डिफॉल्ट रूल लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, या बाहर का बंदा इंडिया में दे रहा है तो डिफॉल्ट रूल प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर ले सकते हो। अब एक बात बता दूं, सेक्शन 13 जब आप पढ़ोगे तो इसमें B2B B2C जैसा क्लासिफिकेशन नहीं है। हाँ, 12 में है। 12 में ऐसे 6 सर्विसेज है, कल मैंने आपको मेमोरी टेक्निक भी बताई थी, ऐसे 6 सर्विसेज है जिसमें B2B B2C का क्लासिफिकेशन है। पर 13 में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है जो B2B और B2C में करता है, इसलिए सिंपल रूल है। 12 से ज्यादा सिंपल रूल 13 में है। नाउ 13(3) क्या कहता है? अगर आप 13(3) में आते हो तो 13(3) ये कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑन गुड्स फिजिकली मेड अवेलेबल बाय द रिसिपिएंट। अब इसमें 2 क्राइटेरिया है, पहला क्लॉज ए क्लॉज बी। ओके, आपकी सर्विस का नेचर ऐसा है कि गुड्स रिसिपिएंट ने फिजिकली अवेलेबल करवा के दिया है। सुनना, गुड्स रिसिपिएंट ने फिजिकली अवेलेबल करवा के दिया है, मतलब किसी ने ये गुड्स फिजिकली अवेलेबल करवा के दिया और इसके ऊपर सर्विस कर रहा हूं मैं, मे बी लोडिंग अनलोडिंग रिपेयर्स वगैरह व्हाट एवर इट में भी, पर गुड्स किसी और का है। या इंडिविजुअल फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी या ब्यूटिशियन सर्विस या फिर फेस टू फेस क्लासेस। ओके, तो वो फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये आपका प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लिया जाएगा। ओके, तो जहां आप सर्विस परफॉर्म करोगे, इंडिया में करोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, इंडिया के बाहर करोगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर माना जाएगा। अब इसमें 2 प्रोविजो है, प्रोविजो 1 प्रोविजो 2। ये प्रोविजो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे इंस्टीट्यूट की फेवरेट प्रोविजो है, इसलिए 13(3) पे अभी ये रिवीजन होने के बाद स्पेशली 13(3) पे जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाइएगा। नाउ प्रोविजो 1 क्या कहता है? रिमोट सर्विस थ्रू ई मीन्स। तो अगर कोई आपका गुड्स है और ऑनलाइन सर्विसेज गुड्स पे होगी, जैसे इंडिया में मेरी कोई मशीन है और एक फॉरेन इंजीनियर है, वो ऑनलाइन एक्सेस ले रहा है, ट्रबल शूट कर रहा है, ओके, और ऑनलाइन यहाँ पे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर यहाँ पे गुड्स का सवाल है, सर्विस नहीं गुड्स का सवाल है, और वो रिमोट एरिया यानी ऑनलाइन सर्विस दी जा रही है, तो लोकेशन ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फिर यहाँ पे गुड्स का लोकेशन इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, या फिर कोई गुड्स इंडिया के बाहर है और उसका एक्सेस इंडिया से लिया जा रहा है, सप्लायर इंडिया में है और गुड्स इंडिया के बाहर है, तो ऐसे सिचुएशन में कहां सर्विस परफॉर्म की वो नहीं देखा जाएगा, नहीं तो गड़बड़ क्या हो जाएगी। सर्विस जो परफॉर्म की यहां पे वैसे तो दिखता है इंडिया में हुई, क्यों? क्योंकि टीम पूरी इंडिया में बैठी है, लेकिन ऑनलाइन गुड्स का एक्सेस ले रही है और गुड्स इंडिया के बाहर है, तो लोकेशन ऑफ गुड्स जहां होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और प्रोविजो 2, प्रोविजो 2 तो बहुत फेवरेट है हमारे इंस्टीट्यूट की, इसके ऊपर क्वेश्चन करके जाना। गुड्स टेम्पररीली इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स, ओके, और एक्सेट्रा। अब रिपेयर्स प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, अब एक्सेट्रा में प्रोसेसिंग वगैरह जो भी है, कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ, ये स्पेसिफिक कंडीशन कवर करता है कि कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ रिपेयर्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, और री एक्सपोर्टेड विदाउट यूज, डब्ल्यू मतलब विदाउट यूज, भाई रिपेयर हुआ और विदाउट अदर यूज, एक वर्ड अगर आप ऐड कर सके तो अच्छी बात है, विदाउट अदर यूज, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लिया जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा इसको और अलग ढंग से कहता हूं तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अगर सर्विस का नेचर कुछ भी हो, मतलब सर्विस कोई भी नाम की हो, पर गुड्स सामने वाला जब तक देता नहीं है तब तक आप सर्विस नहीं दे सकते, या इंडिविजुअल सामने वाला प्रेजेंट नहीं होता है तब तक आप सर्विस नहीं दे सकते। इस नेचर की अगर सर्विस होगी तो आपका डिफॉल्ट प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लिया जाएगा, पर इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला, अगर ऑनलाइन गुड्स पे सर्विस दी तो लोकेशन ऑफ गुड्स रैदर देन प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, और अगर गुड्स टेम्पररी इंडिया में आता है और जो फॉरेन पार्टी मुझे गुड्स दे रही है उसका मैं सर्विस इंडिया में परफॉर्म करता हूँ, रिपेयर्स प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, और उसको अदर यूज न करते हुए री एक्सपोर्ट कर देता हो, तो फिर ये प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बजाय लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यूज किया जाएगा। यहां पे अगर आप लिख सको तो पढ़ के एक्सेप्शन लिख लेना अभी के अभी। और वो कौन सा एक्सेप्शन? कि भाई अगर विदाउट यूज मैं री एक्सपोर्ट कर देता हूं, अदर यूज,
लेकिन अगर समझ लो मैं रिपेयर के लिए ला रहा हूँ और उसको कुछ अदर यूज भी कर रहा हूँ इंडिया में, तो फिर 13(2) के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। फिर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कहाँ प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हुआ? इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स हो जाएगा, तो तुमको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडिया के बाहर समझ लो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, और यहां पे इवन दो गुड्स पर सर्विस इंडिया में परफॉर्म हुई, सिर्फ रिपेयर या प्रोसेसिंग के लिए किया हमने, दूसरा कोई भी यूज नहीं किया, और रिसिपिएंट इंडिया के बाहर है, तो मेरा पीओएस बाहर फिक्स हो जाता है। और अगर मेरा पीओएस बाहर फिक्स हो जाता है तो फिर तो ये एक एक्सपोर्ट का बेनिफिट दे सकता है, अगर पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आता है तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट लेने के लिए पीओएस बाहर फिक्स होना जरूरी है। लेकिन तुमने अदर यूज किया तो पीओएस तो फिर इंडिया में फिक्स हो जाएगा, और इंडिया में फिक्स हो जाएगा तो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक रूल 7 है। अब रूल 7 क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट और यूटी रीड विथ 13(7). समझ लो कि जो भी ये सर्विस है जिसमें एक पार्टी इंडिया में और एक पार्टी इंडिया के बाहर है, समझ लो एक सप्लायर इंडिया के बाहर है और वो सर्विसेज इंडिया में दे रहा है, रिसिपिएंट इंडिया में है, लेकिन वो मल्टीपल स्टेट में सर्विसेज दे रहा है, ओके, डिफरेंट मल्टीपल स्टेट में सर्विसेज दे रहा है, तो फिर स्टेट वाइज बाइफरकेट करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया में है, तो इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी आ जाएगा, और स्टेट वाइज बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में कैसे बाइफरकेशन होगा? तो वो देखो क्या कहते हैं, सर्विसेज सप्लाइड ऑन द सेम गुड्स। समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे यहां अगर हम ले तो इंडिया में एक बाहर का इंजीनियर है और हमने एबीसी कंपनी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट किए जो है यहाँ पे कि हमारी जो इंडिया में मशीन्स यूज होगी उसका मेंटेनेंस। अब समझ लो सेम गुड्स है, मशीन ए ही है, लेकिन मशीन ए कुछ पीरियड तक महाराष्ट्र स्टेट में रही, उसके बाद में मशीन ए ही कुछ पीरियड तक एमपी में रही, और मशीन ए ही यहाँ पे कुछ पीरियड तक दिल्ली में रही। ओके, कोई प्रोजेक्ट चालू था कंस्ट्रक्शन का, डैम कंस्ट्रक्शन का या फिर मेट्रो कंस्ट्रक्शन का, और वो मशीन ए जो है मशीन सेम थी, और मशीन ए कुछ पीरियड तक महाराष्ट्र में, एमपी में, दिल्ली में, और इसने फॉरेन के इंजीनियर ने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अगर फॉरेन के इंजीनियर ने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया तो सेम मशीन पे यहाँ पे वो सर्विस दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे दे रहा है, सेम मशीन पे सर्विसेज दे रहा है। तो अगर मशीन सेम है और बाहर से सर्विस इंडिया में आ रही है, रिसिपिएंट इंडिया में है, तो सेक्शन 13 अब देखो क्या कहता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तो या सॉरी प्लेस वेयर सर्विसेज परफॉर्म, तो सेक्शन 13 यहाँ पे 3 के हिसाब से सर्विस कहाँ परफॉर्म हो रही है? इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया में फिक्स हो जाएगा, ये बात तो पक्की है, इंडिया में फिक्स हो जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टेट वाइज इसको कैसे बाइफरकेट करें? तो रूल क्या कहता है? देखो रूल ये कहता है इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विस वेयर द सर्विस इज परफॉर्म। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट इक्वली डिवाइड करो। समझ लो $10,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमने उसको दिया था, तो ये $10,000 को 1/3 1/3 1/3, अब कितना भी पीरियड यूज किया हो सकता है महाराष्ट्र में ओके 5 मंथ्स यूज किया हो, एमपी में 3 मंथ्स ही यूज किया हो, और दिल्ली में 2 मंथ्स ही यूज किया हो। मंथ से कोई लेना देना नहीं है, मशीन सेम होगी तो इक्वली डिवाइड कर दो। तो ये यहाँ पे इसको 1/3 1/3 1/3 3 स्टेट में डिवाइड कर दो, और वो 3 स्टेट का सप्लाई ट्रीट कर दो, ठीक है। तो और आएगा तो IGST, पर वो स्टेट वाइज आएगा, 3 स्टेट का सप्लाई, क्योंकि उसका रेवेन्यू उस स्टेट को जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं वापस आ जाता हूँ, ये तो था सेम मशीन होगी तो सेम गुड्स होगा। तो दूसरा ओके, इन द केस सर्विसेज सप्लाइड टू डिफरेंट गुड्स। अब यही एग्जांपल में गुड्स सेम नहीं होता, गुड्स डिफरेंट होगा। A, B और C 3 मशीन्स हैं, और ये तीनों मशीन्स का कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को दिया हुआ है, और ये तीनों मशीन्स अलग अलग है, सेम नहीं है। तो फिर कैसे बाइफरकेट करते? तो फिर बाइफरकेट करते बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स एज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विस परफॉर्म इन ईच स्टेट। तो फिर ऐसे केस में क्या होता कि ये यहाँ पे 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे डिवाइड करते? तो ये $10,000 को हम डिवाइड करते, मशीन की वैल्यू क्या है समझ लो, या ये मशीन की वैल्यू यहाँ पे 5 लाख है, ये मशीन की वैल्यू 3 लाख है, ये मशीन की वैल्यू 2 लाख है, तो ये इसको 5:3:2, यानी जिस पर सर्विस दिया जा रहा है उसकी इनवॉइस वैल्यू क्या है, वो इनवॉइस वैल्यू ली जाएगी और अकॉर्डिंगली बाइफरकेट किया जाएगा। डन 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 डन। और मल्टीपल स्टेट में सर्विसेज दी जा रही है तो जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट दोनों करके जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बाइफरकेशन कैसे होगा? एक, अगर सेम मशीन होगी तो इक्वली डिवाइड होगा, और दूसरा सेम मशीन नहीं होगी तो भाई साहब जो मशीन पे सर्विस दिया उसकी इनवॉइस वैल्यू के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। डन 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 डन। अब 13(4) क्या कहता है?
13.4 कहता है कि सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ तो मैंने सर्विस जस्ट समरी लिया है, लेकिन बुक से थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। कौन कौन सी सर्विस, एक्सपर्ट, रेंटिंग, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर वगैरह, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस होगी, जहाँ एक पार्टी इंडिया में है और एक पार्टी इंडिया के बाहर है। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो और सर्विस का प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले एक पॉइंट पे एम्फोसाइज करना, पहली स्टेप, एक पार्टी कहाँ है, ओके पार्टीज का है, दोनों इंडिया में हो तो 12 ही जाना, और एक पार्टी इंडिया में एक पार्टी इंडिया के बाहर हो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, ये होने के बाद ही क्वेश्चन देख लेना। अगर पार्टी अलग अलग कंट्री में है तो वो केस में 13 पे आ जाना। और अभी पहला रिवीजन, ओके चार्ट बुक सामने रखना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, वो कॉन्फिडेंस आने के बाद फ्रीक्वेंट रिवीजन करना। तो ठीक है, तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, ये सिमिलर है सेक्शन 12 जैसा। ओके यहाँ पे तो रूल 8, बाकी अगर मल्टीपल स्टेट में होगा, अगर मल्टीपल स्टेट में होगा तो रूल 4 का ही मुटाटिस मुटंडिस अप्लाई होगा। मतलब रूल 4 का बाइफर्गेशन अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था कि लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस होगी तो नंबर ऑफ नाइट्स के बेस पर, ओके याद होगा तो 12 में हमने देखा था नंबर ऑफ नाइट्स के बेस पर। ओके अगर कॉन्टिजियस लॉजिंग सर्विस कॉन्टिजियस स्टेट में होगी या अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस होगी तो एरिया बेस पर होगा। तो ये रूल मुटाटिस मुटंडिस यहाँ लगाए जाएंगे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मल्टीपल स्टेट में इंडिया में ओके यहाँ पे सर्विस दी गई होगी। उसके बाद में एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 में हमने क्या देखा था, 12 में हमने, अब देखो चार्ट का सबसे बड़ा फायदा ये, ओके समरी बुक A4 में वो उसके अपने अलग फीचर है, पर उससे ज्यादा फायदा आपको चार्ट में मिलता है। चार्ट में क्या होता है, फटाफट टेबल कंपैरिजन हो जाता है। बुक में कंपैरिजन के लिए पेज टर्न करने पड़ते हैं, उतना टाइम आपके पास नहीं होता है, पर जो भी है। तो अगर आपको याद होगा यहाँ पे देख लो कि 12 अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट अलग रखा उन्होंने और एडमिशन ऑफ इवेंट अलग रखा, एडमिशन ऑफ इवेंट अलग रखा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट को B2B B2C में डिवाइड किया, पर एडमिशन ऑफ इवेंट को B2B B2C में डिवाइड नहीं किया। पर 13 दोनों के लिए कॉमन है। अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 13.5 ऑर्गेनाइजेशन या एडमिशन टू इवेंट होगा तो सिंपल है, प्लेस वेयर इवेंट एक्चुअली हेल्ड, ओके। और यहाँ पे मल्टीपल स्टेट में होगा तो रूल 5 यानी गैप के प्रिंसिपल अप्लाई किए जाएंगे। ओके डन 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 डन, इजी था, वेरी गुड। उसके बाद में 13.6 का प्रिंसिपल अब भी हमने रूल में यूज किया। अगर मल्टीपल टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस होगी, मतलब एग्जांपल लो कि इंडिया में भी सर्विस दी गई, फॉरेन इंजीनियर है इंडिया में भी सर्विस दे रहा है, हमारी कंपनी को श्रीलंका में भी सर्विस दे रहा है, अदानी को यहाँ पे भी दे रहा है, अदानी को बांग्लादेश में भी सर्विस दे रहा है, अदानी को श्रीलंका में सभी सर्विस दे रहा है, और कोई फॉरेन कंपनी दे रही होगी। तो अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में, मेरी बात सुनना, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल टैक्सेबल टेरिटरी होगी तो अगर उसमें यहाँ पे इंडिया में थोड़ी भी सर्विस होगी, 1% भी होगी, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में माना जाएगा। यानी यहाँ पे सर्विस देने वाला इंडिया के बाहर है, लेने वाली कंपनी इंडिया में है, पर वो इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री में भी ले रही है, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में माना जाएगा। क्यों ना सर्विस 1% का हो, लेकिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में माना जाएगा। उसके बाद में मोर देन वन स्टेट होगा तो रूल 7, 8, 9 के हिसाब से बाइफर्गेशन होगा। ये 13.7 कहता है जो हमने ऊपर देख लिया। नाउ 13.8 अगेन ऑफ फेवरेट एरिया ऑफ द इंस्टीट्यूट। इस बार इसके ऊपर जो भी सर्क्यूलर आए, नए सर्क्यूलर आए, प्लीज 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 वो मेरे अमेंडमेंट लेक्चर से आपने पढ़ के जाना। ओके तो यहाँ पे जितना पॉसिबल है वो कवर कर रहा हूं, लेकिन अमेंडमेंट प्लीज आपने देखना, ठीक है। अमेंडमेंट में 13.8 पे 2-3 सर्क्यूलर आए हैं, ओके वो देखना, ठीक है। चलो तो सप्लाई ऑफ बैंक पहला सर्विस, इसको भी ऐसे डैश करना, सप्लाई ऑफ बैंक FI NBFC टू अकाउंट होल्डर। अगर कोई बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने और NBFC ने अकाउंट होल्डर को सर्विस दी, जिसमें अकाउंट होल्डर इंडिया का बाहर का हो सकता है, बैंक इंडिया की हो सकती है, या थोड़ा ऐसा ले लो कि बैंक बाहर की हो सकती है, अकाउंट होल्डर इंडिया का हो सकता है, तो अकाउंट होल्डर को सर्विस दी। इंटरमीडियरी सर्विस होगी, इंटरमीडियरी सर्विस ही इस बार आने के पूरे चांसेस है आपके एग्जाम में तो इसका डिटेल डिस्कशन नोट से देखना, मैंने भी लिखा है, रेफर मटेरियल फॉर डिटेल डिस्कशन। तो 3 चीजें, ओके रेगुलर मैथ देख लो इसको अच्छे से देखने के लिए, ओके अमेंडमेंट्स देख लो भाई साहब, अभी खत्म कर देना अमेंडमेंट्स, और क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस देख लो, और इस बार इस पे क्वेश्चन आएगा, ओके 5 मार्क मेरे से ले लो, ठीक है। डन 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 डन, तभी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अमेंडमेंट्स में मैंने बहुत अच्छे से इसको रिवाइज किया हुआ है। तो इंटरमीडिएट सर्विस होगी, मतलब ब्रोकर है, एजेंट है, या कोई भी पर्सन हो, ओके जो सप्लायर और रिसिपिएंट गुड्स का सप्लाई को फैसिलिटेट कर रहा है, दोनों पार्टी को साथ में ला रहा है, या फिर यहाँ पे वो बंदा, सुना, या फिर यहाँ पे वो बंदा सर्विस के 2 पार्टी को साथ में ला रहा है, या स्टॉक ब्रोकर सर्विस, स्टॉक ब्रोकर भी इंटरमीडिएट में आता है, स्टॉक ब्रोकर सर्विस होगी। तो ऐसे सिचुएशन में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई 13.8 से फिक्स होगा।
अब देखो वहां पे इंटरमीडिएट की एक डेफिनेशन में कहा है, और वो क्या कहा है कि जो भी बंदा ये सर्विसेज को अरेंज कर रहा है वो ऑन हिज ओन अकाउंट नहीं होनी चाहिए, और ऑन हिज ओन अकाउंट नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन है, इस बार नए क्लैरिफिकेशन है, अच्छे क्लैरिफिकेशन है, अमेंडमेंट में देख के चले जाना। तो ऐसे केस में इंटरमीडिएट सर्विसेज होगी, या हायरिंग ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच बट अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट। समझ लो कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कन्वेंस हायर पे ले रही है, बस हायर पे ले रही है, ट्रक हायर पे ले रही है, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अगर फॉरेन कंपनी ने कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में हायरिंग पे लिया और हायरिंग का पीरियड 1 मंथ होगा, या हमारी इंडियन कंपनी ने फॉरेन में कोई बस या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हायरिंग पे लिया और पीरियड 1 मंथ के नीचे है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इससे फिक्स होगा। लेकिन पीरियड अगर 1 मंथ से ज्यादा होगा, सुनिए मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पीरियड 1 मंथ से ज्यादा होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई फिर जनरल रूल से जाएगा। ओके, लिखना है तो लिख लेना, पीरियड 1 मंथ से ज्यादा होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई फिर जनरल रूल 13(2) से जाएगा, ठीक है। और अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट, अब वेसल और एयरक्राफ्ट मतलब क्या कि वेसल एयरक्राफ्ट को ये रूल लागू नहीं होगा। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे फ्लाइट यहाँ या हेलीकॉप्टर ओके हायरिंग पे लिया, फिर 1 मंथ से कम हो या ज़्यादा हो, या किसी ने वेसल शिप हायरिंग पे लिया 1 मंथ से ज़्यादा हो या कम हो, उसको 13(2) ही लागू होगा। ओके, अप टू 1 मंथ ओके एयरक्राफ्ट और वेसल छोड़ के। हाँ, याक्ट होगा तो अब बहुत सी बार छोटे गोवा में याक्ट ले ली 1 मंथ के लिए, कम पीरियड के लिए, ज़्यादा फॉरेनर आते ही गोवा में, और एक याक्ट छोटी बोट ले ली, भाई घूमना है गोवा में, तो ऐसे सिचुएशन में ओके समुंदर घूमने के लिए 1 महीने से कम पे रेंट पे ली होगी तो ये रूल लग जाएगा, याक्ट को लग जाएगा, वेसल को नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, लोकेशन ऑफ सप्लाई। ओके, तो ये बड़ा गड़बड़ करता है, लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब देखो एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ तो और आपको इंसाइट मिल जाएगा। एग्जाम्पल क्या, समझ लो एक एजेंट है और इंडिया का एजेंट है, ओके इंडिया का एजेंट है, और वो जो है फॉरेन बिजनेस ला रहा है। ओके, और फॉरेन बिजनेस क्या ला रहा है, सप्लायर इंडिया का होगा, रिसिपिएंट इंडिया का ला रहा है। तो वो फॉरेन बिजनेस जब ला रहा है ये एजेंट, तो ये दोनों पार्टी को मिला रहा है और अपना कमीशन ले रहा है। कमीशन हो सकता है इससे ले, या कमीशन हाँ एजेंट की सर्विस को, और वो एजेंट की वो कमीशन ले रहा है फॉरेन पार्टी से, और कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में ले रहा है। समझ लो उसको कमीशन आ रहा है $10,000। तो आप इस पे फोकस करो, ओके इस पे फोकस करो। सर्विस प्रोवाइडर कौन, एजेंट, इंडिया में, हाँ। रिसिपिएंट कौन, इंडिया के बाहर है, उसकी सर्विस लेने वाला, तो 13 लग जाएगा। लेकिन ये इंटरमीडिएट सर्विस है, और इंटरमीडिएट सर्विस है इवन दो ये पैसा कमा के लाया, ओके एजेंट पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाया, पर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मान लिया जाता है। बिचारी का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मानने की वजह से लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया, जीएसटी आ जाता है, इवन तो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में कमा के लाया। जबकि ओके ये बिजनेस ला रहा है इंडिया में, तभी जीएसटी आ जाता है। अनड्यू हार्डशिप है ये इंटरमीडिएट सर्विसेज के लिए, स्पेशली फॉरेन ट्रांजैक्शन, और एजेंट्स इंडिया के हैं तो अनड्यू हार्डशिप है। लेकिन क्या करें, हाँ एजेंट बाहर का है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वो लिया जाएगा। इसलिए बहुत सी बार यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है डेफिनेशन को बहुत बार एनालाइज किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर सेक्शन 13(8) नहीं लगता है ओके तो फिर 13(2) में डिफॉल्ट रूल लग जाता है, और 13(2) में डिफॉल्ट रूल लग गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट पे चले जाता है। इसलिए ऑलवेज झगड़ा चलता है। ओके ये इंटरमीडिएट कोशिश करते हैं कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई में 13(2) लगे। क्यों 13(2) लगे, क्योंकि फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट पे चले गया, एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर फिक्स हो गया ना, तो पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में भी आ गया, तो फिर एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट कोशिश करता है नहीं 13(8), झगड़ा बहुत चलता है, इसमें बहुत क्लैरिफिकेशंस आए हुए हैं। ओके तो इस बार 2-3 क्लैरिफिकेशन से देख लेना ये झगड़ों से रिलेटेड। ओके और अभी समझेगा क्योंकि आपने अभी रिवाइज किया हुआ है, अमेंडमेंट का उत्तम पार्ट देख लेना। जाओ थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर के यूट्यूब चैनल पे, ओके आपको अमेंड लेक्चर 2 मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वो टाइम उसमें क्या टाइम स्टैम्प है वो भी मिल जाएगा। अभी के अभी खत्म कर दो, ठीक है। अब देखो नीचे उन्होंने क्या कहा, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर विल बी डिटरमाइन एज पर 13(2) एंड नॉट फॉर 13(3). अब देखो पहले एक सेक्शन था 13(9), ट्रांसपोर्टेशन गुड्स अदर देन मेल और कुरियर, उसके लिए प्रोविजन थी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, पर 13(9) डिलीट कर दिया, और अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल और कुरियर होगा तो 13(2) से प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होगा। ये याद करके जाना, छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या मेल या कुरियर से रिलेटेड, और आया तो सीधा सीधा 13(2) लगा देना। उसके बाद में 13(10) पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ओके अगर होगी तो जहां से पैसेंजर एम्बार्क होगा ऑन द कन्वेंस ओके वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो ये 12 जैसा ही है, जहां से पैसेंजर बैठेगा। ओके तो देखो ख्याल रखना, गुड्स के लिए 13 में 13(9) ओमिट करके उन्होंने 13(2) लगाया है। ओके 13(2) आप प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करोगे, ठीक है, बाकी कोई सबसेक्शन से नहीं, 13(3) से भी नहीं, 13(2) से फिक्स करोगे जनरल रूल से। लेकिन 12 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, साइकिल खरीदी बच्चे ने जब 7 साल का हुआ, ओके सॉरी 8 साल का हुआ तो साइकिल खरीदी, तो सेक्शन 12 में अलग है।
13 को अलग रखना, यहाँ पे 13(2) जनरल रूल लगेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जहाँ से पैसेंजर बैठेगा वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ऑनबोर्ड सर्विसेज, अब देखो तीसरी बार आ रहा है ऑनबोर्ड सर्विसेज, कहाँ कहाँ आया था, मेरे चार्ट का कमाल देखो, इससे मिल जाएगा आपको अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो। ऑनबोर्ड सर्विसेज अगर गुड्स होगा तो जो गुड्स बेचा गया ऑनबोर्ड कहाँ से लोड हुआ वो, अगर सेक्शन 12 होगा ऑनबोर्ड सर्विसेज, अगर आपको याद होगा सेक्शन 12, और ऑनबोर्ड सर्विसेज 12(10) होगा, तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, कन्वेंस आज के दिन में पहली बार कहां से जर्नी स्टार्ट की वो लिया जाएगा। और यहां पे भी ऑन बोर्ड सर्विसेज 13 में भी वही है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस, मतलब समझ लो कोई फॉरेन फ्लाइट है, यानी लोकेशन ऑफ दैट फ्लाइट आउटसाइड इंडिया, और वो मुंबई से स्टार्ट हो रही है उसका जर्नी, आज मुंबई से फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट है उसका, ओके, एयरलाइन कंपनी बाहर की है और पैसेंजर बैठा है, तो पैसेंजर मुंबई से बैठा, अब पूरे जर्नी में ओके उसको कोई भी कंट्री में सर्विस मिले उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई ही माना जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ही कंसीडर किया जाएगा। डन 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 डन। उसके बाद में यहाँ पे ओके OIDAR सर्विस, इसके बारे में तो आगे बात करेंगे, सिर्फ इतना समझ लो OIDAR सर्विस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और यहाँ पे कुछ नोटिफाइड सर्विसेज, गवर्नमेंट को सर्विसेज नोटिफाइड करती है जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो 13 में फिक्स होगा, मतलब आप ऊपर के कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, जो 13 में फिक्स होगा उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज ऑन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ओके, तो वो केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही लिया जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ शिप और वेसल, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही लिया जाएगा। अब स्पेशल डिस्कशन करेंगे OIDAR सर्विसेज पे। नाउ OIDAR सर्विसेज का मीनिंग क्या है? सेक्शन 217 के हिसाब से OIDAR सर्विसेज मतलब हुज डिलीवरी इज मेडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो सर्विस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके दी जा रही है, मे बी इंटरनेट या अदर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, नेचर ऑफ विच रेंडर देयर सप्लाई, हाँ रेंडर देयर सप्लाई इम्पॉसिबल, हाँ एसेंशियली ऑटोमेटेड, ये रिमूव कर दिया, पिछले साल ही रिमूव कर दिया। पहले ये था कि OIDAR तभी बोला जाएगा जब ऑटोमेटेड होगा और ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होगा, अब ये डिलीट कर दिया। ओके, अब उसका नेचर ऑफ सप्लाई कैसे भी हो सकता है, पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें होगी, उसके बिना सर्विस नहीं दी जाएगी। और इसमें नंबर ऑफ सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, क्लाउड, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर रहे हो। थोड़ा मैं आपको ये बताऊँ कि OIDAR सर्विसेज यानी क्या, समझ लो। OIDAR सर्विसेज बाहर से, यानी कोई यहाँ पे क्लाउड सर्विस है और इंडिया का बंदा ये क्लाउड सर्विस ले रहा है, ओके, तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, तो OIDAR सर्विसेज होगी। तो ऐसे केस में, और इंडिया का बंदा ये सर्विस ले रहा है, टेकिंग सर्विस, मे बी क्लाउड सर्विस होगी, मे बी पिक्चर्स, मे बी मूवी, मे बी नेटफ्लिक्स, कोई भी सर्विस ले रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मतलब इंडिया में फिक्स किया जाएगा। और ये बाहर की कंपनी जो है इंडिया में टैक्स देगी, बाहर की कंपनी जो है ओके यहाँ पे टैक्स देगी, मतलब पहले तो सर्विस टैक्सेबल है, सर्विस टैक्सेबल है, लेकिन इसमें हम दो पार्ट देखेंगे। अगर ये सर्विस NTOR को दिया, NTOR को दिया और अदर को दिया, अगर NTOR को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज में बाहर की कंपनी टैक्स देगी सेक्शन 14 के हिसाब से, और अदर को दिया, सुनना, अदर को दिया तो फिर RCM लग जाएगा, अदर बिजनेस एंटिटी को दिया तो RCM लग जाएगा और रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। तो अब यहाँ पे ओके ये NTOR मतलब क्या, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। अगर ये सर्विस नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट लेता है, हु इज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मींस एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, सबसे पहले तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इंडिया का कोई छोटा बच्चा मूवी देख रहा है, एक्सेस कर रहा है, या गेम एक्सेस कर रहा है, फोटोग्राफ्स एक्सेस कर रहा है, व्हाटएवर जो एक्सेस कर रहा है बाहर से, और वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, उसका स्पेशली डेफिनेशन लर्न करके जाना, वो अनरजिस्टर्ड है, रिसीविंग OIDAR सर्विस लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। वो OIDAR मतलब NTOR सिर्फ OIDAR के कॉन्टेक्स्ट में होगा, वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और OIDAR सर्विस ले रहा है। अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन में ये पॉइंट याद रखना, ओके, अ पर्सन जो सोलली रजिस्टर्ड फॉर TDS है उनको भी इस कॉन्टेक्स्ट में अनरजिस्टर्ड माना जाएगा, मतलब कोई गवर्नमेंट है सिर्फ TDS के लिए रजिस्टर्ड है तो उसको भी इस कॉन्टेक्स्ट में अनरजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा, और NTOR होगा अगर सर्विस लेने वाला इंडिया में अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट या नोटिफाइड पर्सन फॉर TDS है जो अनरजिस्टर्ड है, ओके सॉरी थोड़ा करेक्ट करता हूँ, अनरजिस्टर्ड है, या फिर जो ओनली TDS के लिए रजिस्टर्ड हुआ है और वो सर्विस इंडिया में ले रही है, कौन सी सर्विस ले रहा है, OIDAR, NTOR ऑलवेज OIDAR के कॉन्टेक्स्ट में देखना, ठीक है, तो वो सर्विस ले रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में GST आ जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में GST जो है यहाँ पे, अगर सप्लायर लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, बाहर है, और रिसिपिएंट NTOR होगा तो टैक्स आएगा क्या, यस आएगा। लायबिलिटी कौन देगा, ओके, व्हेन सप्लायर, SP मतलब सप्लायर,
लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर देगा, ओके, यानी एसपी, यहां पे लिख दो एसपी। तो उसको उसका कोई इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव होगा तो रिप्रेजेंटेटिव देगा, और अगर उसका इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो उसे कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन सप्लायर ऑफ सर्विस ही यहाँ पे इंडिया में आके टैक्स देगा अगर सर्विस एनटीओआर को होगी। अगर सर्विस अदर देन एनटीओआर, अदर देन नॉन एसएससी ऑनलाइन रिसिपिएंट, यानी अदर देन एनटीओआर होगा, यहां पे ये लिख दो एनटीओआर, अदर देन एनटीओआर होगा तो वो केस में टैक्स तो आएगा पर रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। और अकॉर्डिंगली ओआईडीआर सर्विसेज पहले पार्ट के केस में वो अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन लेगा, ठीक है। फिर उसको उनको सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है, अगर पहले पार्ट के लिए सप्लायर दे रहा है तो उनको सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है। यहां एक एक्सेप्शन है कि इंटरमीडियरी का, अगर इंटरमीडियरी, ध्यान सुनना, कि अगर इंटरमीडियरी यहां पे ओआईडीआर नहीं होगा तो फिर वो केस में उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बुक से थोड़ा पढ़ लेना। अब देखो एक सेक्शन 14A है, ओके, वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, तो सॉरी सेक्शन 14A, ओके, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग में वो कोई भी सर्विस ले, ऑनलाइन मनी गेमिंग में कोई भी सर्विस ले, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लाई जो बाहर का है वो इंडिया में ही टैक्स देगा, वो एक ऐड कर देना, सेक्शन 14A ऑनलाइन मनी गेमिंग का प्लीज यहां पे ऐड कर देना, ठीक है। और चलो यहां पे जीरो रेटेड सप्लाई मींस व्हाट, चलो ये देख लेते हैं। ओके, जीरो रेटेड सप्लाई तभी बोला जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाई तभी बोला जाएगा जब आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया या सर्विस किया, मतलब जो आपने, हमने डेफिनेशन देखी, तो जो डायरेक्ट फिजिकल एक्सपोर्ट है या सर्विस में वो पांचों कंडीशन फुलफिल किया तो ही जीरो रेटेड बोला जाएगा। या आपने गुड्स या सर्विसेज एसईजेड डेवलपर को दिया, टू एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट दिया फॉर ऑथराइज ऑपरेशंस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑथराइज ऑपरेशन तो जीरो रेटेड बोला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो रेटेड सप्लाई होगा तो आपको आईटीसी मिलते हैं, ओके, और नॉट विस्टरिंग दैट सच सप्लाई में भी एग्जाम सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सप्लाई, ये छोड़ो कि वो सप्लाई जो है एग्जाम हो। और खास बात मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सिंपल वे में, अगर आपका सप्लाई एज पर नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट है, जैसे यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस ले लो, एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर ये आप एक्सपोर्ट करते हो तो फिर वो एग्जाम्प्ट नहीं रहता है, वो ज़ेआरएस बोला जाता है, उसमें सारे आईटीसी आपको मिल जाते हैं। तो पहला बेनिफिट आपको, ओके, आईटीसी मिल जाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। दूसरा, यहाँ पे अगर अंडर बॉन्ड या एलयूटी एक्सपोर्ट करते हो, अंडर बॉन्ड या एलयूटी एक्सपोर्ट करते हो तो आउटपुट पे आपको टैक्स नहीं लगता है, मतलब आप यहाँ पे आईटीसी तो मिल ही जाएगा, लेकिन बॉन्ड और एलयूटी एक्सपोर्ट करते हो तो आपको आउटपुट पे टैक्स नहीं लगेगा, ओके, लेकिन पैसा आपको जो फेमा का टाइम है वो टाइम पीरियड में लाना पड़ेगा। और दूसरी स्कीम है, पहले आईजीएसटी दे दो, नोटिफाई सप्लाई के केस में टोबैको वगैरह इस तरह के सप्लाई होते हैं, पहले आईजीएसटी दे दो और बाद में उसका रिफंड क्लेम करो। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको लेना पड़ता है, एदर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स पर बॉन्ड या एलयूटी की फॉर्मेलिटी करो, और दूसरा आईजीएसटी दे दो और बाद में रिफंड क्लेम करो। ये दो स्कीम है। रिफंड चैप्टर में मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, इसके सारे पैरामीटर्स लूंगा। बाकी नीचे का प्रोविजन नवंबर 25 को अप्लीकेबल है, ठीक है, वो तो बाद में, अभी अभी मई के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारे पैरामीटर्स कवर कर लिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पहले पेज पर जो मैंने स्पेस दिया है, यहां पे थोड़ी जगह दी है, तो आप अमेंडमेंट्स देखिएगा और जो भी सर्कुलर मैंने अमेंडमेंट्स में लिए वो यहां अभी के अभी आप समराइज कर लीजिएगा। ये आपको थोड़ा होमवर्क मैं देता हूं, ठीक है, तो ये स्पेस में आप समराइज कर लेना सेक्शन 13 से रिलेटेड, ओके, सो दैट आपका यहां पे सब कुछ प्लेस ऑफ सप्लाई में कवर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने प्लेस ऑफ सप्लाई की रिवीजन कर ली, सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कवर कर लिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म होता है, और मैं आपको ये कहूँगा कि फटाफट ये जो है इसके साथ क्वेश्चन है, और जो मैंने आपको होमवर्क कहा अमेंडमेंट्स और कुछ प्रोविजंस आपने रेगुलर मैथ से देख लेना। अगर आपने ये सब कुछ देख लिया तो यस, यहाँ पे आपका सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट्स जरूर दीजिएगा। चलो अच्छा लगे तो यहाँ पे जो भी छोटी सी 2 वर्ड की कमेंट भी जरूर आप दीजिएगा, तो मुझे मोटिवेट करेगा। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूँ कि यस, यहाँ पे मेरी जो न्यू बैच आएगी, यहाँ जो भी स्टूडेंट की, जो आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो, पर मेरी जो न्यू बैच आएगी, तो न्यू बैच में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नोट्स में, ओके, थोड़ा और मैं नोट्स यहाँ पे कंपाइल करूँगा, तो यहाँ नोट्स में भी बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। तो जो भी आपके जूनियर होंगे, ओके, आवर्स और नोट्स पे मैं पूरा यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, तो उनको बेस्ट नोट्स विथ आवर बेस्ड ऑन आवर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल और नंबर ऑफ आवर्स में भी बेस्ट, ओके, जो जितना रीजनेबल है उसमें उनको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाली है नेक्स्ट बैच में, अपने जूनियर को जरूर कीजिए, कहिएगा। डिटेल में तो आपको बाद में बताऊंगा। थैंक यू सो मच,
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।